हेलो सुपर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? आई रियली होप कि आप सब एकदम फिट फाइन और बढ़िया हो। हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस 2 से इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। ये आपके क्लास 10 2022-23 बैच के लिए वीडियो है। लेकिन अगर आपका सिलेबस नहीं बदला है और सेम सिलेबस का बुक है तो आपको ये किसी और ईयर में भी काम आ सकता है। इस पूरी चैप्टर को, फुल चैप्टर को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो दिस इज अ वन शॉट वीडियो। इस वीडियो को बनाने में मुझे लगभग 15 दिन लगे हैं, तो हर एक चीज आपको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। साथ ही साथ आपको कुछ कुछ जगह पे कुछ क्वेश्चंस इन फॉर्मेट ऑफ क्विज भी देखने को मिलेंगे, जिसको आपको सॉल्व करना है। और हाँ, इसी वीडियो में मैं आपको आरंभ बैच और एक साइंस की टेस्ट सीरीज जो मैंने लॉन्च की है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टाइम स्टैम्प का इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जानने में या किसी स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ने के लिए। इस चैनल पे मैंने और भी चैप्टर्स कवर किए हैं, इसके पीछे के सारे साइंस 2 के और साइंस 1 के लेंसेस तक, और टोटल 20 चैप्टर्स आपके वन शॉट वीडियो में ही इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो आप बाकी चैप्टर्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। लर्नर्स, माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर, एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। इस चैप्टर के नोट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए, शुभम झा क्लास 10 सर्च करके। अब हम सीधे इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अगर मैं अपने घर से बाहर निकलता हूं तो मैं देखता हूं बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ हैं, कुछ ऐसे घास है, मतलब पेड़ पौधे, ठीक है, हरियाली, जिसको मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं। इसके अलावा अगर मैं किसी जू में जाता हूं या फिर मैं किसी जंगल में जाता हूं तो आई कैन इजिली सी देयर आर बर्ड्स, एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जिनको मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं। मतलब दे आर मल्टी सेलुलर और इनको मैं अपनी आंखों से देख भी सकता हूं। बट देयर आर ऑल्सो फ्यू ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि कुछ बैक्टीरियाज, प्रोटोजोआ, वायरसेस। इनको मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं क्या? नहीं, इनको मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकता हूं। दिस आर कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स। एग्जाम्पल के लिए कुछ बैक्टीरियाज हो सकते हैं, कुछ फंगस हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, वायरस हो सकता है, एल्गी हो सकता है, एक्सेट्रा। ये सारे इतने छोटे होते हैं, इतने माइक्रो होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इनको मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकता। तो इनको देखने के लिए मुझे एक इंस्ट्रूमेंट लगता है और उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में मैं इनको देख करके इनकी स्टडी करता हूं। तो जब मैं स्टडी करता हूं इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो उसी को मैं कहता हूं माइक्रोबायोलॉजी। लॉजी मतलब होता स्टडी, तो यहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब आपको एक आइडिया आ गया होगा कि इस चैप्टर का जो नाम है उसका मतलब क्या है। अब इस चैप्टर में आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में पढ़ते हो। अभी मैंने आपको एक स्लाइड चेंज करके हल्का सा आइडिया दिया कि कैसे हम कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उसके अंदर हम कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर कौन से केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, कैसे कोई पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड बनता है, किस तरीके से ब्रेड बनता है, किस तरीके से, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ बच्चों के लिए ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बात बताऊं, अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लर्नर्स, आपको एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी अगर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो, कि लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है जब हम कोई नई चीज सीखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था तो आपने स्लोली सीखा होगा, बट अब आप शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान साइकिल चलाने में, राइट? तो प्लीज 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 इस लेक्चर को आराम से देखना, और जहां पे भी आपको कोई भी प्रकार का डाउट आता है तो उसको आप रिवाइंड करके वापस देख लेना। मैं एक इंसान हूं तो मुझसे बोलने में गलतियां होती हैं, मतलब कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स के नाम होंगे जो मैं शायद गलत प्रोनाउंस करूं। मैं कोशिश पूरी करता हूं कि मैं सही से बोलूं, बट शायद मेरी टंग मुटी है या फिर शायद मुझे आता नहीं है, इसलिए शायद मैं गलत प्रोनाउंस करूं। तो मेरे उच्चारण के लिए मुझे माफ कर देना। और अगर आपको किसी भी चीज का उच्चारण जानना है, प्रोनाउंसिएशन जानना है, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, दैट इज प्रोनाउंसिएशन। तो जब अगर आपको किसी भी चीज का प्रोनाउंसिएशन जानना है तो सिंपली आप वर्ड टाइप करना, लाइक माइक्रोबायोलॉजी प्रोनाउंसिएशन गूगल पे, और आप आसानी से उसकी प्रोनाउंसिएशन देख सकते हो। अगर मैं गलती से भी गलती करता हूं तो मुझे उसके लिए माफ कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को। हे लर्नर्स, अगले 2 मिनट तक मेरी बात ध्यान से सुनना। आप लोगों के लिए मेरे पास एक गुड न्यूज है। साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है जिसका जो प्राइस है वो 299 रुपीज है, बस पहले ही बता दे रहा हूँ।
ये इंग्लिश मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम वाले यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोड ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश है। आपको 40 आउट ऑफ 14 साइंस 1 और 40 आउट ऑफ 14 साइंस 2, मतलब 80 तो जरूर मिल जाएगा अगर आप इससे प्रैक्टिस कर लोगे मेरे वीडियोस को पढ़ते पढ़ते। तो अब थोड़ा सा बताता हूँ, इसमें हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। एग्जांपल के लिए कोई मैं एक रैंडम चैप्टर ले लेता हूँ, फिर मैं आपको इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी वाला भी दिखाता हूँ। तो चलो हम लोग यहाँ पे आगे, और मैं एक चैप्टर ले लेता हूँ, लेट्स से कि लाइफ प्रोसेस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन ले लेते हैं। तो कैन यू सी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको स्क्रीन पे टेस्ट दिख रहे होंगे, और अनलिमिटेड अटेम्प्ट है आपके पास, ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं थोड़ा सा, और हम अभी वाला ही चैप्टर देखते हैं। अभी को इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी में मैंने एक ही टेस्ट बनाया है, जिसमें मैंने 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं, जो अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप बहुत ही बढ़िया नंबर स्कोर करोगे फॉर श्योर। और इस टेस्ट को आप अनलिमिटेड टाइम दे सकते हो। अब हम देखते हैं, हम अटेम्प्ट टेस्ट पे जाते हैं, और एक टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज आएगा हमारे पास, उसको हमें क्या करना रहेगा, एक्सेप्ट करना रहेगा। तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया, और हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम कोई चीटिंग वीटिंग नहीं करेंगे, और हम आगे बढ़ गए, ठीक है। योर टेस्ट विल बी सबमिटेड। अगर मैं स्क्रीन को अगर मैं चेंज करता हूँ तो देखो यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा आपको कि एक टाइमर शुरू है, ठीक है, और यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस हैं। तो इस तरीके से आप एक टेस्ट सीरीज है प्रॉपर, विच ऑफ दिस कंपाउंड हैज फ्लेवर ऑफ बटर, इनमें से किसके पास बटर का फ्लेवर होता है। तो मुझे लगता है यार एसीटोन के पास नहीं होता, एसिडिक एसिड के पास नहीं होता, मुझे लगता है डाई एसिडिल के पास होता है। और मैं अब सेव एंड नेक्स्ट करूंगा, ठीक है। फिर मुझसे सवाल पूछा जा रहा है, विच ऑफ दिस माइक्रोऑर्गेनिज्म हेल्प इन फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट। कौन सा करता है, कौन सा करता है, कौन सा करता है भाई। मुझे तो लगता है कि इसका सैक्रोमाइसिस होगा, या फिर ये होगा लैक्टोबैसिलस एसपीपी होगा। अब जो भी आंसर है, ऐसे करके आप कोई भी रैंडम देखो, 45 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन है। आपने क्या अटेम्प्ट किया, अगर आपको मान लेते हैं कि ये वाला क्वेश्चन अभी आप कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि ये तो मुझे अभी नहीं करना है, तो आप इसको मार्क पर रिव्यू कर दोगे और आगे बढ़ोगे, तो आपको दिखेगा कि हाँ भाई इस क्वेश्चन को आपने वॉयलेट कर से दिख रहा है, मार्क फॉर रिव्यू किया है। और हर एक चैप्टर, ठीक है, हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, दैट इज काबिले तारीफ। समझ आ रहा है। आप लोगों को बेसिकली मोबाइल में यूज करना है, लेकिन अगर किसी को वेब पे भी यूज करना होगा तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, आप मुझे बस मैसेज कर देना। साथ ही साथ जो लोग भी टेस्ट सीरीज लेंगे उनको मेरा पर्सनल नंबर भी मिलने वाला है। हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट है, प्लीज खुद एक्सप्लोर कर लेना। वीडियो में अगर ज्यादा बताऊंगा तो फालतूगिरी ज्यादा हो जाएगी, और तुम्हें पता नहीं चलेगा। इसके अलावा हमारा एक आरंभ बैच भी है, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बताया, तो प्लीज नीचे टाइम स्टैम्प देखना और उसके बारे में भी देख लेना, और उसको अगर अब तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन कर लेना अगर आपको जरूरत है तो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आरंभ बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो में मैंने प्रमोट किया एक दो बार, आप देखोगे आपको समझ आ जाएगा। नाउ इस चैप्टर को आसान बनाओ और पढ़ के अच्छे नंबर लाओ। हमारा पहला जो प्रोडक्ट है दैट इज अ डेयरी प्रोडक्ट। अब देखो, दूध जो होता है, मेरे घर पे जब मैं दूध लेकर के आता हूँ, अभी जहाँ पे मैं अकेले रहता हूँ मेरे पास फ्रिज नहीं है, ठीक है। मेरे घर में फ्रिज है, बट मैं जहाँ पे अकेला रहता हूँ वहां पे मेरे पास फ्रिज नहीं है, ठीक है। तो मैं जो दूध लेकर के आता हूँ, बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है कि एक दिन बाद जो मेरा दूध है वो फट जाता है, वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि दूध एक ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। मगर जो दूध मेरा खराब होता है उसके अंदर जो भी उसके अंदर दो प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, एक होता है वे और एक दूसरा होता है कैसिन। तो उसके बारे में नहीं जाते डिटेल में, लेकिन मेरी बात समझना कि उसका जो मटेरियल निकलता है उसको मैं क्या करता हूँ, सब्जी बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेता हूँ, पनीर टाइप मटेरियल, राइट। बेसिकली वो पनीर ही होता है। तो मैंने उसको यूज कर लिया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि दूध से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, चीज, बटर, ठीक है, दही, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। और इन प्रोडक्ट्स को मैं चाहूं तो लंबे समय तक स्टोर करके रख सकता हूं। मतलब दूध खराब हो जाएगा, लेकिन दूध से बनने वाले जो प्रोडक्ट्स होंगे उनको मैं लंबे समय तक स्टोर करके रख सकता हूं। अब ध्यान से सुनना, सिंस एंशियंट डेज, बहुत पुराने समय से मिल्क को कन्वर्ट किया जा रहा है वेरियस प्रोडक्ट में। क्यों? उसके प्रिजर्वेशन पर्पस के लिए, मतलब उसको लंबे समय तक संभाल के रखा जाए इसलिए। तो हम सबसे पहले प्रोडक्ट पे ध्यान देंगे, और एग्जांपल के लिए हम कुछ प्रोडक्ट का ले लेते हैं, जैसे सोर क्रीम, ठीक है, सार क्रीम। अब ये सार क्रीम क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे हम जो दूध के अंदर जो फैट है उसको फर्मेंट करते हैं। भैया फर्मेंटेशन क्या होता है? अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं केमिकल ब्रेकडाउन के लिए, तो हम उसको फर्मेंटेशन कहते हैं। आगे मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। या फिर केफिर, केफिर क्या होता है भैया? आप लोगों ने बटर मिल्क पिया है, छाछ, छाछ कैसा होता है, पतला होता है, बट जो केफिर है वो थोड़ा गाढ़ा होगा, इसको भी फर्मेंट करके बनाया जाता है। चीज आपको पता ही होगा, एंड बटर। तो यहाँ पे हम चीज प्रोडक्शन, बटर प्रोडक्शन और भी कुछ चीजों के बारे में, योगर्ट प्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। बट लर्नर्स, एक छोटी सी बात और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर मैं मिल्क की बात करूं, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, जब मैं इन प्रोडक्ट्स को बना रहा होता हूं तो मुझे फर्मेंटेशन करना पड़ता है। तो जो मेरा दूध है उसके अंदर तो बहुत सारा पानी होता है, तो वाटर कंटेंट
जो हमारे दूध का है उसको। साथ ही साथ जो हमारा दूध होता है वो थोड़ा मीठा होता है, राइट, उसके अंदर नेचुरल शुगर होता है। मगर जब मैं दही बनाऊंगा उसका एग्जांपल के लिए, तो दही तो मेरा खट्टा होता है, तो उसके अंदर थोड़ी सी एसिडिटी, ठीक है, एंड एसिडिटी। अब कोई भी चीज अगर एसिड है तो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि वो कैसा होता है, खट्टा होता है। तो वाटर कंटेंट एंड एसिडिटी ऑफ द मिल्क चेंजेस। तो जब मैं फर्मेंटेशन कर रहा होता हूँ, जब बेसिकली मैं फॉर्मेशन कर रहा होता हूँ इन प्रोडक्ट्स का, तो उसके अंदर का वाटर कंटेंट एंड एसिडिटी चेंज होता है। एग्जांपल के लिए जब मैं चीज लेता हूं तो चीज तो सॉलिड होता है, चीज में पानी दिखता है क्या आपको, नहीं, तो वाटर कंटेंट और एसिडिटी ऑफ द मिल्क चेंजेस। इसके अलावा और क्या होता है, टेक्सचर में बदलाव आता है। दूध और चीज, दूध और बटर आप कंपेयर करके देखो, टेस्ट में बदलाव आता है। दूध को खा के देखो, बटर को खा करके देखो, फ्लेवर में बदलाव आता है, राइट। तो ये सारी चीजें क्या होती है, इंप्रूव की जाती हैं जब मैं फॉर्म कर रहा होता हूं इन सारे प्रोडक्ट्स को। तो ये कुछ बहुत ही बेसिक था जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम जिक्र करेंगे योगर्ट प्रोडक्शन के बारे में कि योगर्ट प्रोडक्शन कैसे किया जाता है और योगर्ट प्रोडक्ट कौन से हैं, और बेसिकली योगर्ट क्या है। भैया क्या योगर्ट दही है? तो इसका जवाब है कि हाँ, योगर्ट दही है। बट जब हम घर पे दही बनाते हैं और जब हम इंडस्ट्री में दही बनाते हैं तो दोनों के बैक्टीरियल स्ट्रेंथ्स में बदलाव आता है। भैया बैक्टीरियल स्ट्रेंथ्स मतलब, बैक्टीरियल मतलब आप बैक्टीरिया समझ लो और स्ट्रेंथ्स मतलब वैरायटी समझ लो। तो बैक्टीरिया के वैरायटी में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, और जो जिसको हम इंडिया में दही कहते हैं, फॉरेन में उसको योगर्ट कहा जाता है। साथ ही साथ एक माइनर सा डिफरेंस क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक चीज और है कि हमारे घर में जो हम दही बनाते हैं वो थोड़ा सादा सा हो सकता है, ठीक है, लेकिन लेकिन अगर हम उसमें कोई फ्लेवर नहीं डालते हैं, लेकिन अगर हम बाहर से कुछ लेकर के आते हैं तो उसमें फ्लेवर भी एडेड होता है। आपको समझ में आ गया होगा। अभी डिस्कशन के लिए हम योगर्ट को और दही को सेम मान के चलते हैं। तो अभी मुझे बताओ कि जो दही होता है वो क्या है, एक मिल्क प्रोडक्ट है, राइट। योगर्ट इज अ मिल्क प्रोडक्ट और दही को ही कर्ड भी बोला जाता है। अब अगर आपकी मम्मी घर पे दही बना रही है तो मम्मी क्या करती है, दूध लेती है और दूध के अंदर एक दिन पहले का या पुराना किसी से थोड़ा सा दही लेकर के आती है और उसमें डाल देती है। इसको हम स्टार्टर कल्चर कहते हैं। हमारे भाषा में इसको जोड़न कहा जाता है। अब आपकी भाषा में इसको क्या कहते हैं आप नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो बेसिकली एक दिन पुराना दही लेकर के इसमें डाल दिया जाता है और इसको मिक्स कर दिया जाता है। अब जब मेरी मम्मी ये दही डाली एग्जाम्पल के लिए, तो इसके अंदर दही का लैक्टोबैसिली, ये जो बैक्टीरिया है वो इंट्रोड्यूस हो गया। अब स्पेलिंग ध्यान से देखना, LACTOBACILLI। इसको एक बार अपने टेक्स्ट बुक से जरूर क्रॉस चेक करना। मैंने तो किया है, बट देख रहे हो ना चश्मा लगा हुआ है मुझे, बट आप लोग हर एक स्पेलिंग को एक बार चेक जरूर करना, और कहीं भी कुछ गलत रहे तो कमेंट में इन्फॉर्म कर देना, जिससे बाकी बच्चों को भी अपडेट मिल जाए, ठीक है। तो लैक्टोबैसिली, ये जो लैक्टोबैसिली होता है, इट एक्ट्स लाइक अ इन इनोक्यूलेंट। व्हाट इज इनोक्यूलेंट भैया? मतलब ये जो हमने बोला ना जोड़न, जो हिंदी में बोला, वो स्टार्टर कल्चर इस तरीके से काम करता है कि बाकी दूध को दही बना देगा। बट ये तो घर की बात हो गई, राइट। अगर मान लो मुझे इंडस्ट्री में प्रोडक्शन करना है योगर्ट का, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है योगर्ट का, तो मैं किस तरीके से प्रोड्यूस करूंगा लार्ज स्केल पे योगर्ट? तो इसका जवाब यह है कि मान लो कि मेरे पास बहुत सारा दूध है, ठीक है। अब मुझे जो योगर्ट बनाना है वो अच्छे क्वालिटी का योगर्ट बनाना है। घर में जब हम यूजुअली जब दही बनाते हैं तो क्या होता है, उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी रहता है। लेकिन जब आप बाजार से खरीद के लाते हो तो उसमें इतना पानी नहीं निकलता एज कंपेयर टू हमारे घर वाला। तो उसके पीछे का एक कारण है कि कंडेंस्ड मिल्क पाउडर इज मिक्स्ड विद द मिल्क टू बी फर्मेंटेड। इस दूध को मुझे फर्मेंट करना है बैक्टीरियाज डाल करके, दही डाल करके, इनोकुलेंट डाल करके। उसमें मैं क्या करता हूँ, कंडेंस्ड मिल्क पाउडर डाल देता हूँ। कंडेंस्ड मिल्क पाउडर मतलब दूध का पाउडर। अब ये जो दूध का पाउडर है, ये जब मैं इसमें डालूंगा तो क्या होगा, इसकी जो प्रोटीन कंटेंट है वो बढ़ जाएगी, तो इसमें बहुत सारा प्रोटीन आ जाएगा। ये क्लियर हो गया, दूध का प्रोटीन कंटेंट मैंने बढ़ा दिया है। अब मैं क्या करूंगा, इस दूध को गर्म करूंगा, मिल्क इज बॉइल्ड, उसके बाद उसको मैं कूल डाउन करूंगा एक वार्म टेम्परेचर तक, हल्का ठंडा लेकर के जाऊंगा, जैसे हम घर पे करते हैं सिमिलरली उसी तरीके से हल्का ठंडा किया जाएगा इसको। पहले गर्म किया फिर ठंडा किया, और उसके बाद इसके अंदर मैं बैक्टीरियल स्ट्रेंथ मिलाऊंगा। बैक्टीरियल स्ट्रेंथ मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, बैक्टीरिया की वैरायटी। अब मैं क्या डालूंगा, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। फिर से एक बार, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, ये मैं डालूंगा, और दूसरा मैं डालूंगा लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रूकी। जरा ध्यान से देखना, लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रूकी, ये दोनों मैं 1:1 के रेशो में डालूंगा। मतलब अगर 10 ग्राम ये डाला है तो 10 ग्राम ये डालूंगा, 20 ग्राम ये डाला है तो 20 ग्राम ये डालूंगा, 100 ग्राम ये डाला है तो 100 ग्राम ये डालूंगा, 1 केजी ये डाला है तो 1 केजी ये डालूंगा। 1:1 मतलब क्या होता है, दोनों सेम अमाउंट में गया है। इज इट क्लियर? तो जब मैं ये डालूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये बैक्टीरिया अपना अपना काम करेंगे। तो भैया इन दोनों का क्या काम है? और आपके मन में एक और सवाल आ सकता है कि भैया इन स्पेलिंग्स को मैं याद कैसे करूं? बोलने तो मैं फिर भी सीख जाऊंगा, लेकिन स्पेलिंग्स को मैं याद कैसे करूं?
तो इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं एक मेथड जिसका नाम है रॉन्ग हैंड मेथड। भैया रॉन्ग हैंड मेथड क्या होता है? तो रॉन्ग हैंड मेथड में क्या होता है कि जैसे मैं राइटी हूँ, देखो मैं राइटी हूँ, मैं राइट हैंड से लिखता हूँ, तो मैं इसको याद करने के लिए लेफ्ट हैंड से लिख के प्रैक्टिस करूंगा। जब जब मुझे इसको याद करना होगा तो मैं लेफ्ट हैंड से लिख लिख के इसको याद करूंगा। इससे हमारा ज्यादा फोकस होता है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है और हम याद कर लेते हैं। एटलीस्ट एक स्पेलिंग को अभी ट्राई करो वीडियो पोज करके, और तुम्हें क्या फील होता है तुम नीचे कमेंट में बताना, जिससे बाकी लोग भी ये इनिशिएटिव ले और रॉन्ग हैंड मेथड से स्पेलिंग याद करें और एग्जाम में मिस्टेक ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वीडियो को देखा तो है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। बच्चों अगर आप चाहते हो कि चैनल ग्रोथ करे तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस करता क्या है भैया? देखो स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस जो है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। लैक्टिक एसिड हमारा डेल्ब्यूकी भी प्रोड्यूस करता है, मगर थर्मोफिलस ये जो प्रोड्यूस कर रहा है लैक्टिक एसिड, ये कहां से आ रहा है भैया? दूध जो था उसमें तो क्या था? उसमें तो भैया थोड़ा मिठास था, सुगरी रखता है वो, राइट? तो जो दूध के अंदर जो लैक्टोज शुगर होता है बच्चों, वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में ड्यू टू दिस स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। अब ये लैक्टोज का कन्वर्जन हो गया लैक्टिक एसिड में, क्यों? इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। तो इसको मैं फर्मेंटेशन बोलता हूं। मैं इस प्रोसेस को क्या कहता हूं? फर्मेंटेशन। द केमिकल ब्रेकडाउन, केमिकली ब्रेकडाउन किया हमने किसी भी सब्सटेंस का यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अगर तुमसे कोई भी पूछता है कि व्हाट इज फर्मेंटेशन, तो आप क्या बोलोगे कि केमिकल ब्रेकडाउन कर रहा हूं मैं किसी भी चीज का, लेकिन मैं ब्रेकडाउन करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर रहा हूं। डेफिनेशन लिख लेना, काम आएगा। अब लर्नर्स, ये जो लैक्टिक एसिड होता है वो क्या करता है? हमने दूध में बहुत सारा प्रोटीन के लिए पाउडर मिलाया था, राइट? हमने कंडेंस मिल्क पाउडर मिलाया था। तो दूध के अंदर क्या है? फैट कंटेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है। तो ये लैक्टिक एसिड उन सबको कोगुलेट कर देगा। कोगुलेट कर देगा मतलब एक पास में ले आएगा और थोड़ा सा थिक बना देगा, सेमी सॉलिड बना देगा, गाढ़ा बना देगा। तो दूध पतला होता है और दही गाढ़ा होता है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा दूध था उसके अंदर ये इस तरीके से कोगुलेट कर देगा और इट विल गिव अ डेंस कंसिस्टेंसी टू द योगर्ट। जो योगर्ट आपको थोड़ा गाढ़ा सा लगता है ना दही, वो इसी कारण से होता है। अगला जो हमारा बैक्टीरिया था दैट वाज थर्मो किधर गया वो, अभी चलो आगे एक चीज और देख लेते हैं। लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रूकी, अगला जो हमारा था वही है ना, लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रूकी। ये प्रोड्यूस करता है एसिटल्डिहाइड लाइक कंपाउंड। अब याद रखना कि खाली लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रूकी नहीं, थर्मोफिलस भी प्रोड्यूस करता है एसिटल्डिहाइड लाइक कंपाउंड्स। और खाली वो लैक्टिक एसिड नहीं प्रोड्यूस करता, ये भी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। बट टेक्स्ट बुक में ये लिखा है तो आप एग्जाम में इतना भी लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। ध्यान से देखो, लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रूकी प्रोड्यूसेस एसिटल्डिहाइड लाइक कंपाउंड्स, जो देता है एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। तो बेसिकली जब आप दही खाते हो तो आपको एक अलग सा स्वाद आता है, राइट? दैट इज ड्यू टू दिस एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड क्या है इसके बारे में डिटेल में हम अल्डिहाइड में पढ़ेंगे जब हम कार्बन कंपाउंड्स पढ़ने वाले होंगे तब, ठीक है? अभी याद रखना कि कभी कभी क्या होता है बच्चों कि आप जो योगर्ट प्रोडक्ट्स खाते हो, जो दही खाते हो, वो फ्लेवर में भी आता है। लाइक फ्रूट जो अलग अलग फ्लेवर में आएगा, जैसे मान लो कि आम फ्लेवर, लीची फ्लेवर, गोवा फ्लेवर। तो ये सब फ्लेवर क्यों आता है? क्योंकि फ्रूट जूस को मिक्स किया जाता है बनाने के टाइम पे, जिसके कारण एक अलग सा फ्लेवर या फिर टेस्ट हमें महसूस होता है। तो वो बेसिकली जूसेस को मिक्स किया जाता है, फ्रूट जूसेस को। आई रियली होप कि आपको यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि योगर्ट को इंडस्ट्री लेवल पे कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, घर के लेवल पे कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। और आपको कुछ छोटी छोटी सी बातें याद रखनी है, वो है दो बैक्टीरिया का नाम जिसको 1:1 रेशो में मिलाया जाता है और कौन क्या करता है, राइट? तो दोनों बैक्टीरिया का नाम बताना, क्या था? थर्मोफिलस था एक का, और एक का क्या नाम था? डेल्ब्रूकी। और बाकी आप याद कर लेना स्पेलिंग के लिए, रॉन्ग हैंड मेथड मैंने आपको सजेस्ट किया है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पे, दैट इज बटर। भैया बटर, मजा आता है बटर खाने में, ठीक है? बटर पराठे में लगा करके। तो ये बटर के बारे में आपके टेक्स्ट में बहुत छोटा सा इंफॉर्मेशन दिया है, हम उतना इंफॉर्मेशन पे स्टिक करते हैं और देखते हैं। तो क्या बताया आपको कि जो बटर होता है ना बेसिकली वो दो प्रकार का होता है। कौन से दो प्रकार? एक प्रकार जो बटर का होता है वो होता है स्वीट क्रीम बटर, जो कि नॉन फर्मेंटेड होता है, मतलब इसके अंदर बैक्टीरियाज या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल नहीं किया गया बनाने के लिए। और दूसरा जो होता है वो इंडस्ट्री वगैरह में बनाया जाता है, दैट इज कल्चर्ड बटर, दैट इज अ फर्मेंटेड बटर। अब ये जो फर्मेंटेड बटर होता है आपका, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है फर्मेंटेशन करने के लिए। अब इनको प्रोड्यूस किया जाता है इंडस्ट्री में लार्ज स्केल में, क्योंकि इनका कंजप्शन जो है वो भी बहुत ही लार्ज स्केल में है, राइट? तो बटर के बारे में बस ये दो ही इंफॉर्मेशन है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बटर, तो आप लिखोगे स्वीट क्रीम बटर एंड कल्चर्ड बटर।
स्वीट क्रीम वाला नॉन फर्मेंटेड होता है और कल्चर्ड वाला फर्मेंटेड होता है, और इनको बहुत लार्ज स्केल पे भी प्रोड्यूस किया जाता है क्योंकि कंजप्शन बहुत ज्यादा है। तो यहां तक हमने क्या क्या देख लिया कि मिल्क को किस तरीके से चेंजेस किए जाते हैं मिल्क में, फिर हमने देख लिया कि किस तरीके से योगर्ट को प्रोड्यूस किया जाता है, हमने देख लिया कि किस तरीके से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बटर को, और बटर के कौन से टाइप्स है, राइट, बटर कौन सा टाइप है प्रोडक्शन तो हमने नहीं देखा क्योंकि टेक्स्ट बुक में नहीं है। अब हम पढ़ने वाले हैं चीज प्रोडक्शन, बट उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं परचेस किया है तो आप टेस्ट सीरीज जरूर परचेस करना, क्योंकि हमारे टेस्ट सीरीज में हर एक टॉपिक वाइज इस चैप्टर से क्वेश्चन डाले गए हैं, और टेस्ट सीरीज का जो प्राइस है वो बहुत ही कम है, और उसके अंदर बाकी के सब्जेक्ट्स भी ऐड हो रहे हैं। बेसिकली सब टेस्ट सीरीज जो है वो साइंस का है, बट उसमें और भी सब्जेक्ट्स ऐड होने वाले हैं, तो सोने पे सुहागा, और प्राइस बहुत कम है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर के टेस्ट सीरीज जरूर परचेस कर लेना। अब हम चलते हैं चीज, अब हम देखेंगे चीज प्रोडक्शन के बारे में। लर्नर्स, ये जो चीज है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ चीज इज डन फ्रॉम द अबेंडेंटली, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल काउ मिल्क। तो पुराने टाइम से काउ मिल्क की मदद से क्या किया जा रहा है, चीज को बनाया जा रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिफोर मेकिंग अ द चीज, अगर आपको चीज बनाना है तो सबसे पहले क्या होता है, जो मिल्क होता है उसकी टेस्टिंग होती है। अब ये टेस्टिंग कैसी टेस्टिंग है, तो केमिकल टेस्टिंग है। केमिकल टेस्ट में देखा जाता है कि इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, बाकी जो चीजें हैं वो सही है या नहीं है, मतलब दूध में मिलावट तो नहीं है। ओके, फिर दूसरी जो दूध की टेस्टिंग होती है, सेकेंड टाइप ऑफ टेस्टिंग जो होती है, दैट इज अ माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट। इस माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट में देखा जाता है कि कोई अनवांटेड पैथोजन या फिर कुछ और बैक्टीरिया, वायरस तो दूध के अंदर नहीं है, इसको मिक्सचर किया जाता है। ये करने के बाद दूध का पास्चराइजेशन किया जाता है, जिसमें दूध को 71 डिग्री सेल्सियस तक, अब यहाँ पे डिग्री का सिंबल नहीं है, डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, और फिर बहुत जल्दी से 3 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, मतलब फट से गर्म किया जाता है एंड फटाफट ठंडा किया जाता है। लर्नर्स, एक बार ये हो जाए उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर 3 प्रकार के बैक्टीरिया मिलाते हैं। पहला वाला ये है, दूसरा वाला ये है, और तीसरा वाला ये है। भैया नाम तो बताओ, तो ध्यान से सुनना। पहले वाले का नाम है लैक्टोबैसिलस। अब देखो, आप बार बार देख रहे होगे कि लैक्टोबैसिलस ये नाम कॉमन आ रहा है, तो आपको बार बार स्पेलिंग याद करने की झंझट नहीं है, ठीक है। क्रीमोरिस, लैक्टोबैसिलस क्रीमोरिस। दूसरा वाला देखो क्या है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, एंड तीसरा वाला है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। तो ये नाम फिर से वही है जो हमें ऑलरेडी पता था। लर्नर्स, ये तीनों बैक्टीरिया को मिलाने के बाद, ये जो माइक्रोब्स हमने मिलाया है, हम क्या करते हैं, चीज बन नहीं जाता इतने से, प्रोसेस अभी बाकी है जनाब। हम इसके अंदर पहले, मतलब चीज जो है वो बहुत पहले से बनाया जा रहा था, तो पहले इसमें एंजाइम रेनिट मिलाया जाता था। ये जो एंजाइम रेनिट है, पुराने टाइम में इसको कैटल्स के एलिमेंट्री कैनल से ऑब्टेन किया जाता था। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई ये तो नॉनवेज और लोग चीज नहीं खाते थे, बट अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया और रेनेट को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम और क्या करते हैं, दूसरा एक क्या करते हैं, हम इंजाइम प्रोटीज यूज करते हैं। अब इंजाइम प्रोटीज एक प्रकार के फंगी से मिलता है, ओके, तो हम इंजाइम प्रोटीज भी यूज कर सकते हैं चीज प्रोडक्शन में इंस्टेड ऑफ रेनेट। बट मैंने कहा ना, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया और रेनेट को अब हम क्या कर सकते हैं, अलग तरीके से भी बना सकते हैं। लर्नर्स, जब हम ये सारी चीजें कर देते हैं तो जो हमारा मिल्क है वो क्या हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है। कोगुलेशन होता है, जैसा कि हमने पीछे भी देखा था दही बनाने के टाइम, और इस प्रोसेस को हम लोग कर्डलिंग बोलते हैं। कर्डलिंग होने के बाद बच्चों हम इसको ऐसे ऐसे काट देते हैं, ठीक है। जब हम इसको काटते हैं तो क्या होगा, बेसिकली पानी वाला पार्ट अलग हो जाएगा। अब ये जो पानी वाला पार्ट है, लेट्स से कि आपने दूध को फाड़ा, जब आप दूध को फाड़ते हो तो 2 पार्ट होता है, एक पानी वाला पार्ट, एक पनीर वाला पार्ट। तो जो पानी वाला पार्ट है उसको हम लोग वे कहते हैं, और जो जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, जो लोग वे प्रोटीन खाते हैं ना, वो यही पानी वाले पार्ट का जो पाउडर निकाला जाता है उससे बनता है वे प्रोटीन। तो अब ये जो वे है इसलिए शायद महंगा भी आता है। तो जो वे है, जो पानी वाला पार्ट है, उसको रिमूव कर लिया जाता है और उसका कहीं और इस्तेमाल किया जाएगा, एग्जांपल वे प्रोटीन बनाने के लिए। और ये जो पार्ट बना है, गट्ठा गट्ठा वाला पार्ट जो है, इस गट्ठे का क्या किया जाता है, इसको प्रेस किया जाता है। प्रेस करके इसको पर्टिकुलर शेप दिया जाता है, इसको कट किया जाता है। तो कटिंग करते हैं हम इस सॉलिड योगर्ट का इनटू पीसेस। ये जो योगर्ट टाइप जो हमें चीज मिला है गाढ़ा सा, इसको हम क्या करते हैं, पीसेस में कट करते हैं, इसको हम धोते हैं और इसके ऊपर हम सॉल्टिंग भी करते हैं। तो सॉल्टिंग करने से क्या होता है, फ्लेवर इनहैंस होता है। जब हम सॉल्टिंग करते हैं तो उससे फ्लेवर इनहैंस होता है, और कई बार इसके ऊपर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी रब किया जाता है। लर्नर्स, आप प्लीज टेक्स्ट बुक को रीड जरूर करना, इट्स इंपॉर्टेंट।
अब ये सब हो जाने के बाद फाइनली हम क्या करते हैं, इस चीज को स्टोर कर देते हैं राइपनिंग के लिए। अब कई सारी चीज को 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, अलग अलग लंबे लंबे समय के लिए चीज को स्टोर किया जाता है। जितना ज्यादा राइपन किया जाएगा चीज की क्वालिटी उतनी ज्यादा इनहैंस होगी। तो इतना ही था आपके चीज प्रोडक्शन के बारे में। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें से 2 नए नाम आए और एक छोटा सा प्रोसेस था। अगर आप अच्छे से आराम आराम से सुनते चलोगे तो ये चैप्टर आपके लिए आसान है, मैं बार बार ये कह रहा हूं। लर्नर्स, मूविंग फर्दर, अब हमें जो अगली चीज के ऊपर देखना है दैट इज प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स। भैया प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स कौन से हो सकते हैं? प्रोबायोटिक चॉकलेट, प्रोबायोटिक योगर्ट, प्रोबायोटिक केफिर, अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। अब प्रोबायोटिक मतलब क्या होता है भैया? दिस आर फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। फर्मेंटेशन मतलब आपको पता है, दैट कंटेन्स एक्टिव बैक्टीरिया। भैया एक्टिव बैक्टीरिया मतलब जिंदा बैक्टीरिया। अब ध्यान से समझना, प्रोबायोटिक प्रोडक्ट जो होते हैं उसके अंदर एक्टिव बैक्टीरिया में कौन से बैक्टीरिया हो सकते हैं? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। फिर से एक बार, लैक्टोबैसिलस, ये आपको आता है एसिडोफिलस, स्पेलिंग बहुत सिंपल है। सेकंड वाला लैक्टोबैसिलस केसी। लैक्टोबैसिली का स्पेलिंग आपको आता है, कैसी इज नॉट हार्ड, CASE, केस होता है, उसके आगे आई है। केस मतलब होता है ना अटैची या फिर कोई एक कैरी बैग जैसा, तो केस और आई लगा हुआ है उसमें, ठीक है। और यहां पे भी आपको एसिड की स्पेलिंग आती है, OPHILUS, फिलस। ओके, अगला वाला देखो क्या है, बिफिडोबैक्टीरियम। फिर से एक बार नया नया नाम आया आपके लिए। वैसे नाम तो ये सारे ही नए हैं मगर ये कुछ ज्यादा ही नया है। बिफिडोबैक्टीरियम बिफिडम, बिफिडोबैक्टीरियम बिफिडम। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान से सुनो, हमारा जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, उसके अंदर इंटेस्टाइनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बैलेंस करने के लिए कुछ अच्छे बैक्टीरियाज होता है, कुछ बुरे बैक्टीरियाज होता है, ठीक है। तो और हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं प्रोबायोटिक्स का। क्यों? मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ इंटेस्टाइनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा डिक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ हार्मफुल माइक्रोब जैसे कि क्लॉस्ट्रीडियम। ये 9th में भी आप इसने 9th में भी यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स करके एक चैप्टर जिसमें आपने नाम जरूर सुना होगा अगर आपने मुझसे पढ़ा होगा तो, ठीक है। डिक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स जैसे कि क्लॉस्ट्रीडियम, तो इनके पॉपुलेशन को डिक्रीज करने के भी काम आता है। इसके अलावा लर्नर्स, कभी कभी क्या होता है ना कि हमें कोई तकलीफ होती है, ठीक है, तो डॉक्टर्स हमें एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इन एंटीबायोटिक्स के कारण क्या होता है, हमारे शरीर के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, वो खत्म हो जाते हैं। अब अच्छे वाले भी खत्म हो जाते हैं, बुरे वाले भी खत्म हो जाते हैं। तो क्या होता है, जो यूजफुल वाले हैं माइक्रोब्स, वो क्या होता है, इनएक्टिव हो जाते हैं। तो उनको वापस एक्टिव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, दाग अच्छे हैं। एनीवेज में अगर अब तक आपने टेस्ट सीरीज नहीं खरीदा है तो प्लीज खरीद लेना। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, एग्जांपल अगर मैं लूं प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स का तो हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे सौरक्रॉट, ये क्या है, कैबेज से बनाया जाता है बेसिकली। फिर मिसो सूप जो बेसिकली सोयाबीन से बनाया जाता है। इसके अलावा आप पिकल्स की बातें कर सकते हो कि अचार वगैरह भी जो है वो भी होता है। फिर हमारे पास स्पिरुलिना, ठीक है, ये एल्गे से बनता है। एल्गे क्या एक प्रकार का यूनिसेलुलर प्लांट है, तो इससे बनाया जाता है। इसके अलावा है क्लोरेला, जो कि एक एल्गे से बनाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गे। अब ये डायरेक्टली तो ये काम नहीं आते थे, डायरेक्टली हम इनको कंज्यूम नहीं कर सकते, दे आर नॉट प्रोबायोटिक। बट जब हम इनको इन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये प्रोबायोटिक का काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स में हमने ये देख लिया सारा का सारा एग्जांपल। तो यहां पे हमने ऑलमोस्ट काफी सारा पार्ट इस चैप्टर का खत्म कर दिया है। अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, जैसे कि ब्रेड कैसे बनता है, चाइनीज प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ना है, एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ना है, बायोगैस, बायोफ्यूल, बहुत सारी चीजें जो इस चैप्टर में है हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट यहां तक अगर आपने देखा है तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। टेस्ट सीरीज कब से कर रहा हूं, तो एक बार मैं आपको टेस्ट सीरीज दिखा भी देता हूं कि हमारा जो टेस्ट सीरीज है वो कैसा है। तो क्लास 10 के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो बेसिकली है तो साइंस का, लेकिन मैं एज अ गिव अवे उसमें बाकी सब्जेक्ट भी ऐड कर दे रहा हूं। तो अगर आप सेमी इंग्लिश से हो फिर भी आप खरीद सकते हो, क्योंकि साइंस आपका इंग्लिश में और आपके काम आएगा। अभी देखो यहाँ पे ये 2022-23 बैच के लिए अगर आप ज्यादा लेट देखोगे तो शायद ये ऑफर ना रहे, शायद प्राइस चेंज हो जाए। बट ये 2022-23 बैच, और अगर सिलेबस चेंज नहीं होता तो बाकियों के भी काम आएगा। टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिलेगा इसमें आपको, और सब्जेक्टिव पेपर्स भी आपको मिलेंगे, सैंपल पेपर्स भी मिलेंगे। 1000+ क्वेश्चंस है इसमें जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो हर एक चैप्टर से, हर एक टॉपिक से। खोल के देख लेना बेसिकली। वीकली इसमें डाउट क्लियरिंग सेशंस भी लेने वाले हम, और साथ ही साथ ये ना आपका पूरा सिलेबस कवर करता है। प्राइस अभी तो काफी कम है, लेकिन आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जरूर चेक कर लेना, क्योंकि अलग अलग लोग वीडियोस को अलग अलग टाइम पे देखने वाले हैं। दैट इज द रीजन कि मैं ये कह रहा हूं। अभी के लिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे।
लर्नर्स, आपने आज तक कभी ना कभी ब्रेड या फिर पाव जरूर खाया होगा। मेरा जो पर्सनली फेवरेट ब्रेड है वो है ब्राउन ब्रेड, और उसमें भी अगर मल्टीग्रेन वाला मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। आपका कौन सा है जरा कमेंट में बताना। ब्रेड या फिर पाव, जो वड़ा पाव भी हम खाते हैं, उसमें ये जो चीज होता है पाव या ब्रेड, उसको कैसे बनाया जाता है, इस चीज को हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। आपने वो भी ब्रेड खाया होगा जिसमें चेरीज होते हैं या फिर कोई फ्लेवर्ड वाला, तो ये भी कैसे होता है, इसके अंदर ये चीजें कैसे ऐड की जाती है, इसके बारे में भी थोड़ा सा एक आइडिया लेंगे, और इसके अंदर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी समझेंगे। अभी जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। ब्रेड बनाने के लिए, किसी भी प्रकार का ब्रेड बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, डिफरेंट प्रकार के ब्रेड्स आते हैं, इनको बनाने के लिए मुझे फ्लोर ऑफ सेरेल्स चाहिए। तो मुझे लाइक आटा या मैदा या फिर जिस भी चीज से मुझे ब्रेड बनाना है वो मुझे चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, लाइक लेट्स से कि मुझे ब्रेड बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इस ब्रेड में मिक्स करूंगा सबसे पहले पानी। राइट, इस ब्रेड के अंदर पानी मिक्स किया जाएगा डो बनाने के लिए, राइट, जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरीके से। फिर इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स किया जाएगा स्वाद अनुसार। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इसमें ऑयल, घी या फिर कोई भी अलग से जो भी फ्लेवर हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर मुझे मल्टीग्रेन वाला बनाना है तो उससे रिलेटेड मल्टीग्रेन या फिर जिस भी तरीके का मुझे बनाना है वो चीजें मैं ऐड करता हूं टेस्ट के लिए। अगला, इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड होता है। अब इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बताने के लिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे से गायब हो जाता हूं। आपने बेकर्स ईस्ट के बारे में चैप्टर नंबर आई थिंक 3 में पढ़ा होगा, जिसमें लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 ईस्ट, ठीक है। तो ये बेकर ईस्ट जो होता है, इसका जो साइंटिफिक नाम है, जरा ध्यान से पढ़ना, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, ठीक है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसेई, ए ई है लास्ट में, ठीक है। तो ये जो बेकर्स ईस्ट है इसका भी हम इस्तेमाल करते हैं इसे बनाने के लिए। अब ये बेकर ईस्ट करता क्या है भैया, जरा ये बताना, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। ड्यू टू फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय ईस्ट, अब जो भी वो फ्लोर था या फिर जो भी चीज था उसके अंदर जो भी हमने माल मटेरियल डाला था उसका फर्मेंटेशन होता है, उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसका क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है ईस्ट द्वारा। अब ये ईस्ट क्या करता है, जो शुगर है, कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार का शुगर है, इस कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो शुगर है उसका फर्मेंटेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ इथेनॉल मतलब कि दारू, ये बनाता है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है यही ब्रेड को पल्पी बनाता है। मतलब भैया जरा अच्छे से समझाना, देखो, डो राइजेस अप ड्यू, अब ये ड्यू की स्पेलिंग यहाँ पे एक डी यू एक्स्ट्रा आ गया तो उसको आप इग्नोर कर देना। डो राइजेस अप ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये जो डो मैंने बनाया है इस डो को मैं क्या करूंगा, मैं ओवन में डाल दूंगा या फिर जो मेरा भट्टी है उसके अंदर जब मैं डाल दूंगा तो क्या होगा, इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो धीरे धीरे बाहर निकलेगा और इस तरीके से मेरा ब्रेड क्या हो जाएगा, पल्पी बन जाएगा। ब्रेड बिकम स्पॉन्जी, पल्पी, जो भी आप इसको बोलना आप बोल सकते हो। तो फाइनली मुझे इस प्रकार का ब्रेड मिलेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, भैया ये जो इथेनॉल था, जो दारू था, उसका क्या होगा। तो वो दारू जो है वो भी इवापोरेट हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, कमर्शियल बेकरी में जो हम बनाते हैं, जो बेकरी वगैरह होता है जहां पे जो ब्रेड बनता है उसमें हम कंप्रेस्ड ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब इस कंप्रेस्ड ईस्ट में वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना रह गया मुझे, तो एक बात याद रखना, जब भी आप किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम लिखोगे तो उसको प्लीज पहला लेटर कैपिटल, दूसरा स्मॉल, और इसको अंडरलाइन जरूर करना। इस बात को याद रखना एग्जाम में। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि जो बेकर यीस्ट है इसमें पानी का थोड़ा सा कंटेंट होता है, तो उसको हम जल्दी से अगर यूज कर ले तो ही फायदा है, एल्स दिक्कत हो सकती है। मूविंग फर्दर बच्चों, जो डोमेस्टिक यूज है, जब हम घर में अगर मान लो कि अगर हम ब्रेड बना रहे हैं तो हम लोग यार फटक से तो बना नहीं लेंगे और लार्ज स्केल पे हमें बनाना भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इस तरीके का ड्राई ग्रैन्युलर ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं घर में बनाने के लिए, अगर हमें ब्रेड वगैरह बनाना है तो। और ये जो कंप्रेस्ड ईस्ट होता है जो इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, इसके अंदर यूजफुल कंटेंट्स भी होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और वेरियस विटामिन, ठीक है, और मिनरल्स भी। तो इसके कारण क्या होता है कि जो भी हम ब्रेड या फिर अदर प्रोडक्ट इसको यूज करके बनाते हैं वो न्यूट्रिटिव बन जाता है। यहां तक अगर आपने बहुत आराम आराम से मेरी बात सुनी होगी, ठीक है, और अगर नोट्स भी बना रहे होगे तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ब्रेड को बनाया जाता है, किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है और उसका साइंटिफिक नाम क्या है। ये 3 चीजों का आपका याद रखना है। और अब हम चलते हैं पॉपुलर चाइनीज फूड की तरफ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारी चीजों के बारे में। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आप चाइनीज फूड खाने जाते हो कहीं बाहर, तो आपने देखा होगा कि आपको उसके अंदर विनेगर डाल के मिलता है, ठीक है, तो हम विनेगर प्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा उसमें सोया सॉस भी हो सकता है। एंड कभी कभी क्या होता है, उसके अंदर एक बहुत ही प्यारी सी चीज होती है जिसके बारे में काफी कंट्रोवर्सी है कि ये डैमेज करता है इंसान के लाइफ को, कम करता है, अजीनोमोटो। अजीनोमोटो का जो साइंटिफिक नाम है वो है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। तो ये सब प्रोड्यूस किया जाता है बाय माइक्रोबियल फर्मेंटेशन।
इन सभी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है? माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। तो अभी हम विनेगर प्रोडक्शन के बारे में काफी डिटेल में पढ़ेंगे। विनेगर प्रोडक्शन, देखो बहुत सारे टाइप के विनेगर्स मार्केट में मिलते हैं। अभी विनेगर जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्तेमाल किया जाता है। क्यों इस्तेमाल करते हैं? अब विनेगर अगर आप देखोगे तो इससे हमें ना एक सार टेस्ट आता है। सार टेस्ट मतलब थोड़ा सा खट्टापन आता है जिस भी फूड में आप विनेगर डाल दोगे। ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो इसमें सार टेस्ट है, इसका मतलब क्या है? एसिड्स आर सार टू टेस्ट। एसिड जो होता है, सोर या सार जो भी आप बोलते हो, वो इस तरीके का लगता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि विनेगर में एसिड है? अब एसिड जो होता है वो क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल भी कर देता है। तो क्या मैं विनेगर का इस्तेमाल कर सकता हूं? सोच के देखो, विनेगर इज यूज्ड टू प्रिजर्व फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल, सॉस, केचप, चटनीज एक्सेट्रा। तो ये जो सारी चीजें हैं इनको मैं प्रिजर्व करने के लिए भी विनेगर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। पहली पॉइंट, विनेगर बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट, विनेगर ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्तेमाल किया जाता है फूड स्टॉक में सार टेस्ट डालने के लिए। अब वो सार है, दैट मींस कि उसके अंदर एसिड होगा, और एसिड क्या करता है? प्रिजर्व करता है पिकल, सॉस, केचप, चटनीज को, क्योंकि एसिड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। अब देखो केमिकली जो विनेगर है उसके अंदर कौन सा एसिड है? तो इट हैज 4% एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। अब आप में से किसी ने अगर कार्बन कंपाउंड्स पढ़ा होगा तो उसको ये पता होगा, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो शायद आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ये क्या होता है। तो जब आप कार्बन कंपाउंड उससे सीखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा। मूविंग फर्दर भैया, 4% एसिटिक एसिड मतलब क्या होगा? देखो, अब मान लो कि ये मेरा एक बॉटल है पानी का। इस पानी के अंदर, इसके अंदर मान लो 100 ml वाटर है, और इस 100 ml में अगर मैं 4 ग्राम नमक मिला देता हूँ, 100 ml में 4 ml मान लो या फिर ग्राम मान लो, अगर नमक मिला देता हूँ मैं इसके अंदर, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? 4% है, मतलब 100 अगर है आपके पास टोटल, तो उसमें 4 क्या है? एसिटिक एसिड। समझ गए? तो आप वैसे मान के चलो कि आपके पास 100 ml वाटर है जिसमें 4 ml आपने क्या मिला दिया? एसिटिक एसिड मिला दिया, तो ये 4% एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन बन गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड अब इसको बनाते कैसे भैया? अगर मुझे विनेगर बनाना है तो विनेगर को मैं बनाऊंगा कैसे? तो विनेगर बनाने के लिए आपको कोई भी शुगर का सोर्स चाहिए। तो इट कैन बी अ मैपल सिरप। भैया ये मैपल सिरप क्या है? अगर ये डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैपल एक प्रकार का पेड़ होता है जो ज्यादातर कनाडा में मिलता है। ये सेम सिंबल आपको कनाडा के फ्लैग पे भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? स्टार्च ऑफ रूट्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। जो भी रूट्स होता है, ठीक है, उनके अंदर अगर उसको मैं सुखा देता हूँ, उसका पाउडर बनाता हूँ, तो उसके अंदर शुगर कंटेंट होगा, और ये जो शुगर कंटेंट होगा दैट इज बेसिकली स्टार्च। तो मैं उसका भी इस्तेमाल इसमें बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। मूविंग फर्दर, वी कैन ऑल्सो यूज शुगर मोलासेस। अब यहां से आपको आगे बहुत बार शुगर मोलासेस सुनने को मिलेगा। भैया व्हाट इज शुगर मोलासेस? शुगर मोलासेस क्या होता है कि जब हम लोग शुगर केन से शुगर बना रहे होते हैं तो एक बाय प्रोडक्ट भी बनता है जो थिक डार्क कलर का होता है, उसको हम शुगर मोलासेस कहते हैं। एंड एक और बात, मैपल सिरप लगभग हनी के जैसा ही दिखता है, एकदम थिक। मूविंग फर्दर, वी कैन ऑल्सो यूज फ्रूट्स। हम फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट जूसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं शुगरी कंटेंट लाने के लिए। अब ये तो हमने ले लिया। अब हम इनमें से किसी भी चीज का जब इस्तेमाल करेंगे तो हम करेंगे क्या? इनका फर्मेंटेशन करेंगे। फर्मेंटेशन करने के लिए हम हमारे प्यारे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम क्या था? बेकर्स टेस्ट। तो इसको क्या बोलते हैं? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसेई। ठीक है, सेरेवेसेई। तो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसेई का इस्तेमाल करेंगे हम, और जब इसका हम फर्मेंटेशन करेंगे तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही साथ हमें इथेनॉल मिलेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है तो फुर्र, लेकिन जो इथेनॉल हमें मिला है, इस इथेनॉल का हम इस्तेमाल करेंगे। भैया इथेनॉल का इस्तेमाल कैसे करेंगे? इस इथेनॉल को हम लेंगे, याद रखना विनेगर प्रोडक्शन में 2 बार फर्मेंटेशन होता है। तो इथेनॉल को हम लेंगे और इस इथेनॉल का हम माइक्रोबियल डिग्रेडेशन करेंगे। अब माइक्रोबियल डिग्रेडेशन को क्या फर्मेंटेशन बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। बट विनेगर प्रोडक्शन में 2 बार फर्मेंटेशन होता है। हम कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम लिखने के लिए मैंने आपको बताया था ना, कैपिटल फर्स्ट वाला, दूसरा वाला स्मॉल, दूसरा पार्ट वाला, और अंडरलाइन करना एग्जाम में भी। तो हम क्या करेंगे? एसिटोबैक्टर का इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा हम ग्लूकानोबैक्टर का इस्तेमाल करेंगे। ये 2 माइक्रोबियल का इस्तेमाल हम करेंगे डिग्रेड करने के लिए। एंड फाइनली जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा एसिटिक एसिड। अब देखो ये कलरफुल है, यूजुअली हमें चाहिए होता है कलरलेस, मगर ये कलरफुल है। और साथ ही साथ अब इसके बाद हम इसका क्या करते हैं? रेरीफैक्शन कहते हैं ना। व्हाट इज दिस रेरीफैक्शन? इसका मतलब मुझे नहीं पता। बेसिकली मैंने मेरे अपने फ्रेंड से भी बात किया था, उनका वीडियो को भी रेफर किया, और मैंने भी थोड़ी सी रिसर्च की, मगर रेरीफैक्शन का मतलब मुझे भी नहीं मिला। ठीक है, तो आप में से किसी को अगर पता होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना।
अगर हम इसको बोल सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमने किया, इस तरीके से मान सकते हैं, क्योंकि एसिटिक एसिड जो होता है ना उसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है तो वो नीचे चला जाएगा, और जो भी चीज हल्का है जिसकी डेंसिटी कम है जो कि बाय प्रोडक्ट है, ठीक है, वो क्या होगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो रेडिफैक्शन करने के बाद हम मान लेते हैं बुक में रेडिफैक्शन लिखा है तो हम रेडिफैक्शन ही लिख देंगे एग्जाम में। रेडिफैक्शन करने के बाद जो एसिटिक एसिड है और बाय प्रोडक्ट हमें दोनों चीज मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो एसिटिक एसिड हमें मिला है, ठीक है, एसिटिक एसिड बाय प्रोडक्ट के साथ मिलेगा, उसका हम रेडिफैक्शन करेंगे दोनों को अलग करने के लिए। तो जो एसिटिक एसिड हमें मिला है उस एसिटिक एसिड में हम क्या करेंगे, एक चीज मिलाएंगे, और वो क्या मिलाएंगे हम, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। एसिटिक एसिड में हम क्या मिलाएंगे, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। और पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाने के बाद ब्लीचिंग हो जाएगा बेसिकली, और ये क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ओके, इट विल बिकम कलरलेस। एंड फाइनली इसका हम पास्चराइजेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसके अंदर कोई हार्मफुल केमिकल वगैरह, कोई हार्मफुल माइक्रोब्स वगैरह रह जाए तो वो किल हो जाए, फट से गर्म फट से ठंडा। पास्चराइजेशन करेंगे और उसके बाद इसको हम थोड़ा और ज्यादा लंबे समय तक रखने के लिए इसके अंदर हम थोड़ा सा सल्फर डाइऑक्साइड भी मिला देंगे, और फाइनली हमें क्या मिल गया, एसिटिक एसिड हमें मिल चुका है। इज इट क्लियर? ये तरीका है, एसिटिक एसिड कह रहा हूं मैं, सॉरी सॉरी सॉरी। फाइनली हमें क्या मिल चुका है, विनेगर मिल चुका है। ये करने के बाद हमें फाइनली विनेगर मिल चुका है, और ये तरीका है आपका विनेगर बनाने का। प्रोसेस को अच्छे से देखना और एक फ्लो चार्ट बना लेना, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। दूसरा वाला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सोया सॉस का प्रोडक्शन। भैया सोया सॉस कैसे बनाता है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, सोया सॉस मतलब सोयाबीन। हम बेसिकली करते क्या है सोया सॉस बनाने के लिए, ध्यान से सुनना, व्हीट फ्लावर, राइस फ्लावर और सोयाबीन, इन सभी को मिक्स करते हैं, ठीक है, मिक्सड इन वाटर, और फिर हम इसका फर्मेंटेशन करते हैं बाय यूजिंग स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज एस्परगिलस ओराइजी, ठीक है, एस्परगिलस ओराइजी, ओराइजी। अब ये वाला कैपिटल है, ये स्मॉल, और आपको अंडरलाइन भी करना है, एस्परगिलस ओराइजी, ये बात को आप याद रखना। सो दिस इज ऑल अबाउट सोया सॉस प्रोडक्शन। बहुत सिंपल है, तीन चीजों को लिया, पानी में मिक्स किया, फर्मेंटेशन किया इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके, दैट्स इट। तो ये बहुत ही छोटा है, इसका भी आप एक फ्लो चार्ट बना लेना। देखो मैं तुम्हें ना इस वीडियो के एंड में शायद तुम्हें स्पेलिंग याद रखने की कोई टेक्निक दूंगा, साथ ही साथ आने वाले समय में इनमें से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनका कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ इनके स्पेलिंग को कैसे याद किया जाता है, उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टॉप पे डाल दूंगा। अब वो मैं आज करूँ, 2 दिन बाद करूँ, 1 महीने बाद करूँ, बट आपके एग्जाम से पहले करूंगा, और उस वीडियो के टॉप पे उसका लिंक डाल दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि आपको वीडियो जब भी आए तो आपको पता चले। एंड साथ ही साथ जब भी आप ये पढ़ते हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। साथ ही साथ इस वीडियो में मैंने आपको आरंभ बैच के बारे में स्टार्टिंग में बताया होगा या फिर बीच में कहीं बताऊंगा, या और साथ ही साथ हमारे टेस्ट सीरीज के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपने कहीं क्लास लगा लिया है, ठीक है, तो आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना। लेकिन अगर आप क्लास लगा चुके हो लेकिन वहां पे खुश नहीं हो, आपको लगता है कि यहाँ से काम नहीं होगा, या फिर आपने ऑलरेडी कहीं क्लास नहीं लगाया है, ठीक है, तो आपको आरंभ बैच ज्वाइन करना चाहिए। आरंभ बैच में टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। एनी विच वे, अभी हमें पढ़ना है अबाउट प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस। ये क्या होता है, सारी चीजों के बारे में जानेंगे और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस, अभी कौन से प्रकार की चीजें हमें पढ़नी है। टेक्स्ट बुक में ना आपको एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें 3-4 चीजें दी हुई है, उसमें आपको कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं और कुछ रोज दिए हुए हैं। तो 3-4 चीजें तो आपके रोज में आ गई, और कॉलम्स में कुछ चीजें की है। तो आप जब, आपको मैं धीरे धीरे बताता हूँ, ध्यान से देखना, आप टेक्स्ट बुक खोल के भी देख सकते हो। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक फ्रूट है जिस फ्रूट का नाम है कैफिया अरेबिका। कैफिया, इट साउंड्स लाइक कॉफी, याद रखना आसान हो गया। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर जो हम माइक्रोब का यूज करते हैं दैट इज लैक्टोबैसिलस ब्रेविस। तो एक हो गया कि आपका कौन सा फ्रूट है, दूसरा हो गया कि कौन सा माइक्रोब यूज किया जा रहा है, एंड ये माइक्रोब का रोल क्या है। तो दिस माइक्रोब हेल्प्स इन सेपरेटिंग सीड फ्रॉम फ्रूट एंड आल्सो रिमूविंग द कवर ऑफ द सीड, ठीक है, इट हेल्प्स इन सेपरेटिंग द सीड फ्रॉम फ्रूट, सीड को फ्रूट से सेपरेट करता है और कवर को रिमूव करता है। अब इससे मिलता क्या हमें, कौन सा बेवरेज मिलता है, तो वी गेट द बेवरेज कॉल्ड एज कॉफी। सिंपल। तो 4 चीजें आपने देख ली, फ्रूट कौन सा था, माइक्रोब कौन सा था, उसका रोल क्या था और क्या मिला। ओके, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं जो दूसरे रो में आपके दिया हुआ है। फ्रूट है आपका यहाँ पे थियोब्रोमा कैकाओ, कैकाओ, ठीक है, थियोब्रोमा कैकाओ। नाउ इट इज लाइक चॉकलेट, इट साउंड्स लाइक चॉकलेट, ओके, हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो माइक्रोब हम यूज करते हैं दैट इज कैंडिडा, दूसरा होता है हैंसेनुला, कैंडिडा हैंसेनुला, एंड तीसरा है पिशिया, एंड लास्ट वाला है हमारे पास सैक्रोमाइसिस। इज इट क्लियर? अब ध्यान से सुनो, रोल ऑफ माइक्रोब क्या है, सेम जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था, तो कुछ भी नया नहीं है, सेपरेटिंग द सीड फ्रॉम द फ्रूट एज वेल एज रिमूविंग कवर, ठीक है, फ्रॉम दैट फ्रूट।
अब यहाँ पे माइक्रोब हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, ये मैंने आपको बताया। माइक्रोब यहाँ पे हमने नहीं लिखा क्या, हमें जो बेवरेज मिलता है, हाँ 4 माइक्रोब का नाम हमने लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें बेवरेज मिलता है दैट इज कोकाओ, ठीक है, कोकाओ। अब ये बेसिकली क्या है, चॉकलेट है, कोका भी बोलते हैं इसको, कोकाओ ओके ठीक है। अगला वाला ध्यान से देखो, अगला जो फ्रूट है, तीसरा एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज ग्रेप्स। ग्रेप्स का हम क्या करते हैं बेसिकली, ग्रेप्स के अंदर जो हम माइक्रोब का इस्तेमाल करते हैं दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है, सेरेविसी, ये हम बार बार देख रहे हैं। और ये क्या करता है, रोल क्या है इसका, फर्मेंटेशन ऑफ द जूस, ये जूस का फर्मेंटेशन कर देता है। एंड साथ ही साथ जो हमें बेवरेज मिलता है दैट इज वाइन, हमें कौन सा बेवरेज मिलता है यहाँ पे, वाइन नाम का बेवरेज मिलता है। अगला वाला देखते हैं बच्चों, अगला जो हमारा फ्रूट है, लास्ट एग्जांपल, दैट इज एप्पल। एप्पल काम क्या करता है, एप्पल में बेसिकली जो हम माइक्रोब का इस्तेमाल करते हैं दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, सेम माइक्रोब है हमारा। और इसमें हम क्या करते हैं, रोल क्या माइक्रोब का, सेम फर्मेंटेशन, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, इसका इस्तेमाल किया जाता है फर्मेंटेशन ऑफ द जूस। और हमें जो यहाँ पे बेवरेज मिलता है दैट इज साइडर, ठीक है, इट्स लाइक अल्कोहलिक ड्रिंक। तो ये है बेसिकली साइडर, हमें यहाँ पे साइडर मिलता है। सो दैट्स इट, ये सारे एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में है, ठीक है। ये एक चार्ट है जो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, कि जितने सारे चार्ट है मैं आपको सारे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको इनको बहुत अच्छे से आराम आराम से पढ़ना है और याद करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक टाइम स्टैम्प भी दिया रहेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस पॉइंट पे क्या पढ़ाया गया है। चलिए अब हम अगले टॉपिक पे जाते हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। अब केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए केमिकल कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब कैटलिस्ट क्या होता है, ये आपने अगर मुझसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, बट इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाने के लिए हम जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं उसको कैटलिस्ट कहते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए पानी है, इस पानी से मुझे कुछ बनाना है, प्रोडक्ट एक्स। अब ये बनने में 1 घंटा लगता है, प्रोडक्ट एक्स। तो मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा आटा मिला दिया। आटा मिलाते ही ये जो एक्स बनने, प्रोडक्ट बनने में जो टाइम लग रहा था वो 1 मिनट हो गया 1 घंटे से, मतलब स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गया। मगर क्या मेरा प्रोडक्ट एक्स आटा बनेगा, नहीं, प्रोडक्ट एक्स ही बनेगा। इसका मतलब कैटलिस्ट एक ऐसी सब्सटेंस है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है मगर प्रोडक्ट को बदलती नहीं है, बस स्पीड में चेंजेस लाती है। कैटलिस्ट समझ आ गया। अब ये जो कैटलिस्ट होते हैं ना, इनके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। अब इनके डिसएडवांटेजेस हैं तो इसका कुछ अल्टरनेटिव चाहिए हमें। तो हम क्या करते हैं, माइक्रोबियल एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं। भैया ये माइक्रोबियल एंजाइम्स क्या होता है, चलो सबसे पहले इस एंजाइम वर्ड को समझते हैं कि एंजाइम क्या है। एंजाइम आर बायोकैटलिस्ट, अर्थात हमारी जो बॉडी है इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड नहीं बोलना चाहिए, बहुत सारे बेसिकली कैटलिस्ट बनते रहते हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो हमारे बॉडी के अंदर जो बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, बायोकैटलिस्ट, ठीक है, हमारे बॉडी के रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए। तो वो हमारे बॉडी के अंदर के एंजाइम्स है, हमारी बॉडी बना रही है। इसी तरीके से जो माइक्रोब्स होते हैं वो भी कुछ एंजाइम्स बनाते हैं। माइक्रोब्स ने जो एंजाइम बनाया उसको हम माइक्रोबियल एंजाइम्स कहते हैं। एकदम एकदम सिंपल है। अभी ध्यान से सुनना, इनके बारे में कुछ खास बातें हैं। मैं आपको 4-5 पॉइंट्स बताता हूं, ये आप याद रखना। पहला, ये एक्टिव होते हैं लो टेम्परेचर पे, पीएच पे, न्यूट्रल पीएच पे और प्रेशर पे। भैया लो टेम्परेचर मतलब कम टेम्परेचर पे एक्टिव होता है, तो इनकी जो एनर्जी है, जो हमें एनर्जी लगेगा इनको एक्टिव करने के लिए, वो बहुत कम होगा। लॉट ऑफ एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। न्यूट्रल पीएच पे भी ये काम करते हैं, ठीक है, एसिडिक बेसिक करने की जरूरत नहीं है, न्यूट्रल पीएच पे भी काम करता है और कम प्रेशर पे भी काम करता है। इसके अलावा इनका कोई भी इरोजन नहीं होता, मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट में आप इसको यूज कर रहे हो उसको ये खराब नहीं करता, तो आपको अलग से इरोजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो यही पॉइंट्स को हमने थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करके नंबर ऑफ पॉइंट ज्यादा लग रहा है आपको, लेकिन आप समझना, नो इरोजन मतलब हमको जो इंस्ट्रूमेंट हम ले रहे हैं वो इरोजन प्रूफ लेने की जरूरत नहीं है, तो खर्चा बचेगा। इसके अलावा बच्चों, ये जो इंजाइम्स होते हैं, ठीक है, माइक्रोबियल एंजाइम्स होते हैं, ये स्पेसिफिक प्रोसेस कैरी आउट करते हैं, तो अननेसेसरी बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं बनते, ठीक है, अननेसेसरी बाय प्रोडक्ट्स बहुत सारे नहीं बनते क्योंकि ये स्पेसिफिक काम करते हैं। इसके अलावा इनका जो एक्सपेंस है, बाय प्रोडक्ट अगर बहुत ज्यादा नहीं बना है तो आपका जो एक्सपेंस है प्यूरिफिकेशन करने में वो भी घट जाएगा। जो चाहिए वही बना है, बहुत सारे और चीजें नहीं बनी है जिसके कारण आपको प्योर करके उसको निकालना पड़ेगा, तो वो एक्सपेंस भी घट गया। इसके अलावा एंजाइम कैन बी रीयूज्ड, ये जो एंजाइम्स है इनको आप रीयूज भी कर सकते हो। तो कुल मिला के आपने देखा होगा ध्यान से, तो आपको 3-4 ही है, बट उसको हमने एक्सटेंड कर दिया, टेक्स्ट बुक में एक्सटेंड करके लिखा हुआ और हमने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इनके कुछ नाम, ऑक्सीडो रिडक्टस, इसके अलावा ट्रांसफरेसिस, ठीक है, इसके अलावा हाइड्रोलाइसिस, इसके अलावा लाइसिस या फिर आइसोमेरेसिस।
आपको बस एक दो नाम भी आपको अगर याद रह गया तो बहुत सिंपल है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि शायद ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में काम आएगा, ये शायद चीज किसी चीज को ट्रांसफर करने के काम आएगा, ये शायद आइसोमेरिज्म में काम आएगा। अब जो भी चीज आपको नहीं पता आप समझ लो कि आपको आगे केमिस्ट्री के चैप्टर्स में पढ़ना है या फिर हायर केमिस्ट्री में आप उसको पढ़ना है। ग्रेट। लिगैसिस, ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है। तो दैट्स इट। अब इसका ना कुछ यूज समझ लेते हैं कि माइक्रोवेल एंजाइम्स का भैया कहाँ यूज करेंगे। दो एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले इसको हम डिटर्जेंट्स में मिलाते हैं। भैया डिटर्जेंट्स में कैसे मिलाते हैं? देखो, जो डिटर्जेंट होता है उसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ येलो 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 ब्लू ब्लू कलर की चीजें दिखती है। ये माइक्रोवेल एंजाइम्स होते हैं। ये क्या करते हैं कि इन डिटर्जेंट को लो टेम्परेचर पे भी यूज होने जैसा बनाते हैं। मतलब आपको जरूरी नहीं कि हमेशा गर्म पानी में कपड़े धोने पड़ेंगे दाग निकालने के लिए। आप कम टेम्परेचर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठंडे पानी में भी धोगे तो आपका कपड़ा साफ हो जाएगा। दैट इज ड्यू टू द माइक्रोबियल एंजाइम्स। इसके अलावा हम माइक्रोवेल एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं। बहुत प्यारा सा एग्जांपल है, ध्यान से समझना। मान लो कि मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, ठीक है, कॉर्नफ्लोर मक्के का आटा बेसिकली। तो मैं चाहूं इसके अंदर स्टार्च होता है, अब मुझे क्या करना है इसके अंदर से वो अलग करना है। तो मैं क्या करता हूं, इसके अंदर दो बैक्टीरियल स्ट्रेन को इंट्रोड्यूस करता हूं। पहला बैसिली और दूसरा है, ध्यान से पढ़ना क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिस। बैसिली एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो मुझे क्या होगा, दो अलग अलग चीजें मिलेंगी। एक तो मुझे मिलेगा फ्रुक्टोज का सिरप, ठीक है, और दूसरा मुझे जो मिलेगा वो मुझे मिलेगा ग्लूकोज का सिरप। तो इनको बनाने के लिए भी मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस्तेमाल कर सकता हूं इन माइक्रोवेल एंजाइम्स का। तो पूरे वीडियो में शायद स्टार्टिंग में मैंने ऐड कर दिया होगा या फिर पूरे वीडियो में मैंने आपके साथ एक सस्पेंस बना के रखा। आगे का हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, कि मैं आप लोगों के लिए दो चीजें लॉन्च किया। तो सबसे पहली जो चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं दैट इज दिस सोशल साइंस एंड साइंस की टेस्ट सीरीज। अब देखो, आप किसी भी मीडियम से हो, सेमी इंग्लिश, इंग्लिश, तो आपको ये काम आएगा। सोशल स्टडी आपको भले इंग्लिश में ना मिले लेकिन आपका जो साइंस है आपको मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे धीरे धीरे इसी टेस्ट सीरीज में एज अ गिफ्ट मैं आपके लिए ऐड करने वाला हूँ इंग्लिश और मैथ। तो ये भी लॉन्ग टर्म में ऐड हो जाएगा। अब ये वीडियो मुझे नहीं पता कि आप मेरे शूट करने के कितने दिन बाद देख रहे हो, लेकिन लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको जरूर जाके चेक करना। ये बहुत ही प्यारी टेस्ट सीरीज है जिसमें हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक से क्वेश्चन डाले गए हैं। खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं डाले गए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डाले गए हैं। जो भी ये टेस्ट सीरीज खरीदेगा उसको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा और एक पर्टिकुलर ग्रुप में भी वो ऐड हो जाएगा, तो मैं उनकी क्वेरीज भी क्लियर करूंगा। ये हो गई टेस्ट सीरीज के बारे में। वैसे तो टेस्ट सीरीज का जो प्राइस है वो 500 रुपीज है, लेकिन यूजुअली मैं ऑफर रन करते रहता हूँ तो आपको ये 398 रुपीज में मिल जाएगा। बट आपको इतना देने की भी जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे एक टॉपर वाला कोड अगर उस टाइम में आपको दिखता है, आसपास जो भी कोड दिखेंगे उसको ट्राई करके देखना। अगर आप इस टॉपर वाले कोड पे क्लिक कर दोगे तो अभी एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको ये 299 रुपीज में मिल जाएगा। तो जो 20% ऑफ है वो डबल हो जाएगा और आपको 40% ऑफ देखने को मिलेगा ऑन अप्लाइंग दिस कोड टॉपर। बच्चों, आप किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हो। अगर आप आपने आज तक ऑनलाइन कुछ भी खरीदा है तो आप ये आराम से खरीद पाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। चैप्टर वाइज टेस्ट है, हर एक टॉपिक से टेस्ट है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो जाकर के। आपको मजा आ जाएगा, आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्प होगा और इस चैप्टर से भी आपको टेस्ट देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है हमारा आरंभ बैच लाइव। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कहीं क्लास नहीं लगाया होगा या फिर कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने कहीं क्लास तो लगाया होगा बट खुश नहीं होंगे। तो इन दैट केस मैंने लॉन्च किया है एक लाइव क्लास जिसमें आप मेरे साथ सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो ऑलमोस्ट, ठीक है। इस आरंभ बैच में सारे सब्जेक्ट होंगे और अगर आप दूसरे एकेडमिक ईयर के लिए देख रहे होगे तो शायद आपके लिए आरंभ बैच 2.0 होगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करना और उसमें जरा इंतजार करना, ठीक है। और इस बैच को जरूर ज्वाइन करना, आरंभ बैच लाइव। यहाँ पे लाइव क्लासेस होंगे और वो जो टेस्ट सीरीज मैंने आपको अभी बताया था ना, ये टेस्ट सीरीज यहाँ पे एडेड होगा तो आपको अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको सारे नोट्स भी दिए जाएंगे। यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे आरंभ बैच के अंदर तो यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। लाइव क्लास होंगे, डेली क्लासेस होंगे, ठीक है। टाइमिंग वगैरह जब आप ऐप डाउनलोड कर लोगे आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो ज्वाइन करने के बाद। एकदम बढ़िया टाइमिंग है, आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। शाम को होने वाला है 9 बजे के बाद, ठीक है। और डेली 2 क्लासेस होंगे। आप यहाँ पे देखो, और एक क्लास सुबह भी होगा। मैं बताऊंगा, आप ज्वाइन तो करो, फुल मजा आ जाएगा। आपके स्कूल और बाकी जो भी एक्टिविटी है वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी, ठीक है, किसी का डिस्टर्ब नहीं हो रहा तो आपका भी डिस्टर्ब नहीं होगा। ओके। अब यहाँ पे आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी जब भी आप कोर्स खरीदोगे उस दिन से। अब यहाँ पे जो प्राइस है वो 2052 रुपीज है, मगर इसमें भी अगर आप ये विनर वाला कूपन कोड अप्लाई कर लोगे तो आपको फ्लैट 500 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा, 1539.41। वैसे तो ये बैच 2022-23 के बच्चों के लिए है, लेकिन अगर आप बाद वाले बैच के बच्चे हो तो आपके लिए रिलेवेंट कोई ना कोई लाइव बैच जरूर चालू रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ऐप को जरूर डाउनलोड करना, या फिर जो हमारा ऐप है उसका नाम है इजी लर्निंग, ठीक है। आपको ब्रेन वाला इमोजी दिखेगा,
आप कोई भी रिलेटेड वीडियो देख सकते हो और आप वो कर सकते हो, ठीक है, या फिर कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। चलिए, तो आरएम बैच के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सस्ता, और ये जो प्राइस है ये मंथली प्राइस नहीं है बच्चों, ये पूरे 6 महीने का प्राइस है। आई वॉन्ट यू ऑल पीपल टू ज्वाइन आरएम बैच और टेस्ट सीरीज एंड मिलकर के मचाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप वो बच्चे हो जिसने पहले टेस्ट सीरीज खरीद लिया तो भी आप आरएम बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आरएम बैच लेने के बाद आपको अलग से टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं। थैंक यू सो मच, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सो लर्नर्स, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 81 पे आपको दो टेबल देखने को मिलेगा, जिसमें से अभी हम सबसे ऊपर वाला पहला टेबल डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 81 निकाल ले जब आप ये वाला पार्ट पढ़ रहे हो। तो अभी इसमें आपको एक दो तीन चार आपको कॉलम्स देखने को मिलेंगे, और एक दो तीन चार पांच पांच एग्जाम्पल्स हैं। अब जो कॉलम्स दिए हैं उसमें है सोर्स, माइक्रोब, अमीनो एसिड्स एंड यूजेस। मैं चाहूंगा कि ये अमीनो एसिड को आप अमीनो एसिड स्लैश ऑर्गेनिक एसिड लिख लो, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एग्जांपल दिए उनमें से बस एक ही अमीनो एसिड है, बाकी सारे ऑर्गेनिक एसिड्स है। तो आप इस तरीके का करेक्शन कर लो, और अब हम आगे बढ़ते हैं, इस टेबल को अच्छे से एक एक करके समझते हैं, हर एक लाइन को लेकर के। तो सबसे पहले, और नाम क्या है टेबल का? टेबल का नाम है ऑर्गेनिक एसिड एंड माइक्रोब्स यूजफुल फॉर द सेम। अर्थात कि हमें अगर कोई ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करना है, कोई अमीनो एसिड प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए हम किस माइक्रोब का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोर्स के बारे में, जो आपका पहला रो है। तो सोर्स क्या है? एग्जांपल के लिए पहला वाला हम ले लेते हैं। तो हमारा सोर्स है शुगर एंड बीट मोलासेस। आपको शुगर मोलास पता है ना, जो शुगर के प्रोडक्शन के टाइम में वेस्ट मटेरियल निकलता है उससे बनाता है। एंड इसी तरीके से बीट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो हम बोलेंगे शुगर एंड बीट मोलासेस। एक बार स्पेलिंग चेक करते जाना। उसके बाद हम इसमें मिलाते हैं अमोनिया सॉल्ट। क्या मिलाते हैं हम उसमें? अमोनिया सॉल्ट। माइक्रोब कौन सा यूज करते हैं हम? तो माइक्रोब हम यूज करते हैं ब्रेबी बैक्टीरियम। नाम से ध्यान से पढ़ना, ब्रेबी बैक्टीरियम। और यहाँ पे ये पूरा जुड़ा हुआ है, और एक सिंगल अंडरलाइन आएगा इसके नीचे जब आप नोटबुक में लिखोगे या एग्जाम में लिखोगे तो। इसके अलावा हम इसमें यूज करते हैं कॉर्नी बैक्टीरियम। अगर आप टेक्स्ट बुक में ध्यान से देखोगे तो आई थिंक इसका नाम गलत लिखा है कॉरिनो बैक्टीरियम, बट दिस इज कॉर्नी बैक्टीरियम, ये याद रखना, करेक्ट कर लो टेक्स्ट बुक में। फिर है आपका ऑर्गेनिक एसिड। इससे क्या प्रोड्यूस होता है? तो इससे प्रोड्यूस होता है एल ग्लूटामिक एसिड। दिस इज अ अमीनो एसिड। ओके, यूज क्या है इसका? यूज इन प्रोडक्शन ऑफ अजीनोमोटो। मोनोसोडियम क्या? मुझे जरा कमेंट में बताना कि अजीनोमोटो को क्या बोला जाता है। तो इसके प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं इसका। आई होप कि पहला वाला आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरा वाला समझते हैं। तो दूसरा वाला जो हमारे पास सोर्स दिया है वो है शुगर, मोलासेस एंड सॉल्ट। सिंपल है। इसका हम माइक्रोब कौन सा इस्तेमाल करते हैं? तो हम माइक्रोब इसमें यूज करते हैं एस्परगिलस नाइगर। स्पेस है बीच में नाइगर के पहले, और इसको आप अंडरलाइन करोगे, ए कैपिटल होगा, याद रखना। ऑर्गेनिक एसिड कौन सा प्रोड्यूस होता है? सिट्रिक एसिड। नाउ दिस इज अ ऑर्गेनिक एसिड, नॉट अ अमीनो एसिड। और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? जहां पे भी सिट्रिक एसिड है, खट्टापन लाना होगा, जैसे टॉफी, चॉकलेट, ड्रिंक्स वगैरह, वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तीसरा वाला देखते हैं बच्चों। तीसरा वाला जो हमारे पास सोर्स है दैट इज ग्लूकोज एंड कॉर्न स्टिप लिकर। भैया ग्लूकोज तो ठीक है, कॉर्न स्टिप लिकर क्या होता है? तो जो हमारा मक्का होता है, ठीक है, मेज जो होता है, उसका जब हम प्रोसेसिंग कर रहे होते हो तो वहां पे भी एक वेस्ट मटेरियल निकलता है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिटिव होता है। तो वही हमारा कॉर्न स्टिप लिकर। यहाँ पे माइक्रोब हम यूज करते हैं एस्परगिलस नाइगर। सेम आपको ए कैपिटल लिखना है, एन स्मॉल लिखना है और अंडरलाइन करना है। और ऑर्गेनिक एसिड है ग्लूकोनिक एसिड। व्हाट इज द ऑर्गेनिक एसिड? ग्लूकोनिक एसिड हमें मिलता है। इसका हम यूज करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स एंड सप्लीमेंट यूज फॉर कैल्शियम, आयरन एंड अदर मेडिसिन। लर्नर्स, हमारा जो अगला एग्जांपल है दैट, तो उसका सोर्स है मोलासेस, ठीक है, और साथ ही साथ कॉर्न स्टिप लिकर। तो आपको मोलासेस भी पता है एंड कॉर्न स्टिप लिकर भी आपको पता है। इसमें जो माइक्रोब का हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज लैक्टोबैसिलस डेल ब्रूकी। अब यहाँ पे डी छोटा है, एल कैपिटल, और सभी को अंडरलाइन करोगे आप। ऑर्गेनिक एसिड जो यहाँ पे मिलेगा दैट इज लैक्टिक एसिड, और इसका यूज करते हैं प्रोडक्शन ऑफ विटामिन एंड अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। अब इसका कोई प्रूफ नहीं है, बट प्रोडक्शन ऑफ विटामिन में पक्का इस्तेमाल किया जाता है, बट टेक्स्ट बुक में लिखा है तो हमने लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक एसिड में जो हमारा लास्ट एग्जांपल है वो आई थिंक ये लास्ट ही एग्जांपल होगा, यस, उसका है मोलासिस एंड सेम कॉर्न स्टिप लिकर। इसमें हमें जो माइक्रोब का हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज एस्परगिलस इटाकॉनिस, ठीक है, इटाकॉनियस, एस्परगिलस इटाकॉनियस। लेट मी चेक द स्पेलिंग वन, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ, ITACONIUS, या एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये क्या करता है? इसमें ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करता है इटाकॉनिक एसिड, ठीक है।
अब इसका यूज हम क्यों करते हैं बच्चों? पेपर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टिक इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं गम प्रोडक्शन। तो बेसिकली आप लोग वो जोकर वाला गम आपने देखा होगा जो सिम्बुड की तरह दिखता है, तो उस टाइप के जो गम प्रोडक्शन होता है उसमें भी हम इसका इस्तेमाल जरूर करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टेबल। यहाँ पे जो ये टेबल लिखा हुआ है ना, उस टेबल के बारे में ये सारी चीजें थी। अब इसके अलावा बच्चों एक पैराग्राफ आपको बीच टेक्स्ट बुक में देखने को मिलेगा जिसमें xanthan गम के बारे में जिक्र किया है, उसको पढ़ेंगे और फिर जो एक और आपका वो है क्या बोलते हैं टेबल है, उसको भी समझेंगे डिटेल में। हम लोग कभी भी बाहर जाकर के अगर आइसक्रीम खाते हैं या फिर हम किसी प्रकार की चॉकलेट्स लेते हैं या फिर ड्रिंक्स लेते हैं या फिर कोई पुडिंग लेते हैं या फिर सूप्स लेते हैं, तो उसके अंदर एक गाढ़ा सा टेस्ट हमें गाढ़ा सा टेक्सचर महसूस होता है। फूड्स में गाढ़ा टेक्सचर लाने के लिए xanthan गम का इस्तेमाल किया जाता है। xanthan गम, इट्स नॉट xanthan। अगर मैंने पहले xanthan बोला हुआ तो मुझे माफ करना, इट्स xanthan गम। अब भैया ये xanthan गम बनता कैसे है ये हमें पढ़ना है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आपको चाहिए कुछ बेसिकली इंग्रेडिएंट जिसमें स्टार्च हो, उसके बाद आप यूज करोगे मोलासेस। यहाँ पे आप बीट मोलासेस या फिर शुगर मोलासेस का इस्तेमाल कर सकते हो, और आप इसका करते हो फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब शायद आपको याद होगा। फर्मेंटेशन करने के लिए आप क्या करते हो, इसके अंदर इस्तेमाल करते हो एक प्रकार का ज़ैंथोमोनास स्पीसीज। दिस इज अ बैक्टीरिया जिसका आप इस्तेमाल करते हो, ज़ैंथोमोनास स्पीसीज। भैया ये स्पीसीज क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे प्रकार आते हैं जिनमें से आप किसी का भी इस्तेमाल करते हो, और नाम क्या है? ज़ैंथोमोनास स्पीसीज। तो आप याद रखना, पहला कैपिटल स्मॉल, दूसरा वाला और अंडरलाइन, ठीक है। इससे आपको मिल क्या जाता है? आपको मिल जाता है xanthan गम। अब ये xanthan गम के यूज पे आपके बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा था, तो आपको इसके यूजेस को याद रखना है। सिंपल सा है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहला वाला इसका जो यूज है दैट इज, ध्यान से देखो, पिगमेंट्स। मतलब जो कलर, फूड के अंदर जो कलर वगैरह होता है किसी चीज में हम ऐड करते हैं ना, तो वो पिगमेंट बनाने के लिए xanthan गम का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम इसका यूज करते हैं टेक्सटाइल में, पिगमेंट कपड़े के अंदर जो हम कलर देते हैं उसके लिए। फिर हम इसका यूज कर सकते हैं वीडीसाइड। हमारे जो भी फसल होती है उसके आसपास छोटे छोटे घास उग जाते हैं ना, वीड्स, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए एज अ वीडीसाइड में xanthan गम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है हाई क्वालिटी पेपर बनाने के लिए। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है टू मेक फर्टिलाइजर्स, एज वेल इसका इस्तेमाल किया जा सकता है टूथपेस्ट बनाने के लिए। तो लर्नर्स, आपको ये वाला एनिमेशन कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट में बताना। ये बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है एनिमेशन, ठीक है। तो टूथपेस्ट बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। 1 2 3 4 5 6 याद रखना, 3 मार्क के लिए भी अगर पूछेंगे तो आप 6 ये नाम लिख दोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब आपके टेक्स्ट बुक में ना एक और चार्ट दिया हुआ है। ये जो चार्ट है इसमें लिखा हुआ है सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय माइक्रोबियल प्रोसेस एंड देयर रूल्स। मतलब कि माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके हम कुछ सब्सटेंस बनाते हैं और उसका क्या इस्तेमाल है वो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय, किससे हमें मिलता है वो देखेंगे, और माइक्रोबियल प्रोसेसिंग से कौन सा सब्सटेंस हमें मिलता है, और दूसरा हमें उसका रोल देखना है। हम क्या करते हैं, पहले ये वाले पूरे लाइन को देखेंगे और फिर इस वाले को देखेंगे और एक एक चीज को मतलब समझेंगे फिर। तो सबसे पहले आपके पास है सिट्रिक, मैलिक एंड लैक्टिक एसिड। अब ये एसिड है, एसिड क्या करता है, किसी भी चीज में सोरनेस लाता है। तो रोल क्या होगा आपको पता है, टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो, मैं थोड़ी देर में बताता हूं आपको। फिर आपके पास देखो क्या है, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, ट्राइप्टोफैन, जो कि एक अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर प्रोटीन होता है, तो शायद प्रोटीन से रिलेटेड कुछ काम में यूज होगा। बात को समझते चलना। अगला देखो क्या है, नाइसिन एंड नेटामाइसिन, ये कुछ केमिकल है, तो शायद इसका केमिकल पर्पस वाला कोई इस्तेमाल होगा, देखेंगे क्या है। इसके बाद आपके पास है एस्ट्रोबिक, एस्ट्रोबिक एंड मतलब कि बेसिकली विटामिन सी का नाम है, ठीक है, B12 B2, ठीक है। तो ये किस चीज के लिए यूज करेंगे विटामिन सी वगैरह का, वो रूल हम देखेंगे। इसके अलावा देखो यहाँ पे क्या है, आपके बीटा कैरोटीन, लाइकोपिन्स, xanthines एंड ल्यूक्टिन, ये भी एक प्रकार के केमिकल्स है, तो इसका इस्तेमाल क्यों करेंगे वो भी यहाँ पे रोल में हम देखेंगे। तो पहला वाला मैंने आपको बताया था ना, एसिड है तो एसिडिटी के काम आएगा। फिर मैंने आपको बताया था ये अमीनो एसिड है तो प्रोटीन बाइंडिंग या फिर प्रोटीन से रिलेटेड कोई काम आएगा, ठीक है। और फिर ये जो आपके जो केमिकल्स है, ठीक है, नाइसिन, ठीक है, नेटामाइसिन, ये आपके माइक्रोबियल रिस्ट्रिक्टर होता है, मतलब किसी भी जगह माइक्रोब्स को ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करने के काम आते हैं। फिर यहाँ पे जो आपका ये था एस्क्रोबिक, जो कि विटामिन सी है, बेसिकली B12 या फिर B2 था, उसको हम एज अ विटामिन इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये विटामिन है।
या फिर हम एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि ड्यू टू ऑक्सीजन कुछ चीजों को ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो खराब हो जाता है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड ये जो बीटा कैरोटीन लाइकोपीन्स वगैरह था, ये एडिबल कलर्स होते हैं, बेसिकली फूड में कलर लाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बट भैया टेक्स्ट बुक में तो और भी है, तो देखते हैं और भी है तो ठीक है। तो क्या क्या था और देखो टेक्स्ट बुक में, पॉलीसैकेराइड एंड ग्लाइकोलिपिड्स। भैया ये पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है? ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है। ग्लाइकोलिपिड्स क्या होता है? ये फैट है बेसिकली आपके बॉडी का, ठीक है। अब देखो ये फैट है, ग्लाइकोलिपिड्स, लिपिड्स क्या होता है? फैट होता है, ठीक है। अब देखो वेनिलीन, वेनिला फ्लेवर आपने सुना है, वेनिलीन। इथिल ब्यूटरेट फ्रूट फ्लेवर है, ठीक है। पेपरमिंट फ्लेवर, इसेंस ऑफ वेरियस फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, तो शायद ये फूड कलरिंग या फिर टेस्ट के काम, टेस्ट लाने के लिए काम आएगा, ठीक है। फूड टेस्ट होगा ये। अब देखो डिटॉल आपने सुना है, तो ये है जाइलिटॉल, ठीक है। फिर है एस्पर्टेमी, ठीक है, एस्पर्टेमी। अगर मैं कोई प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूं तो मुझे माफ करना, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था, ठीक है। अब ये देखो पॉलीसैकेराइड और ग्लाइकोलिपिड्स, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इमल्सिफायर। अब इमल्सिफायर क्या है कि अगर आप पानी और तेल को मिलाओगे तो भी वो दोनों लेयर अलग होंगे, लेकिन अगर आप किसी भी प्रकार का इमल्सिफायर का इस्तेमाल करते हो तो इमल्शन हो जाता है, दोनों का मिक्सचर बन जाता है, पानी और तेल मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी चीज जहां पे आपको पानी और तेल का मिक्सचर रखना है तो वहां पे आप इसका इस्तेमाल करते हो एज अ इमल्शन करने के लिए, और ये इमल्सिफायर का काम करता है। अब ये वाली जो चीजें आपको सिंपली समझ में आ गया होगा, इसेंस टेस्ट देने के काम आएगा। और यहाँ पे ये जिलिटॉल, जाइलिटॉल और एस्पर्टेमी, इसका इस्तेमाल करता जाता है आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पे। तो यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है तो आप ध्यान दे लेना टेक्स्ट बुक से, ठीक है। आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है जिसमें लो कैलोरी हो। तो ये है वो टेबल, थोड़ा सा ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना, जैसे जब आपको ना एक एक करके बताया तो आपका काम हो जाएगा। देखो एग्जाम में आपको सब कुछ याद करके जाने की जरूरत नहीं है, आपको जो जो यहाँ से याद हो जाता है, लेट्स से कि ये चैप्टर थोड़ा हार्ड है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे टर्म्स है, ठीक है, जो याद रखना मुश्किल है, तो आप क्या करो, जितना आपको याद हो जाता है उतना याद करो, बाकी छोड़ दो, क्योंकि बाकी सब भी तो आप पढ़ रहे हो ना, ऐसा ही कि नहीं है ना कि बाकी नहीं पढ़ रहे हो। और अगर आपको यही टेस्ट करना है कि अगर मैं ये चैप्टर छोड़ देता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ के अगर मैं छोड़ देता हूँ तो क्या मेरे को अच्छे नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, पेपर उठा लो, बाकी के 9 चैप्टर आपने पढ़ा है साइंस 2 का और ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, देखो कि आपको फुल मार्क्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप अपने 2 मार्क्स लूज कर सकते हो अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़ के जाते हो बिल्कुल भी, तो फिर भी आपके पास 38 मार्क्स लाने का स्कोप है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वाला है हमारा एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स के बारे में आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे डिसीज जो ह्यूमन में हो सकते हैं या फिर जो एनिमल्स में हो सकते हैं उसको क्या किया जा सकता है, एंटीबायोटिक्स के मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। फिर से एंटीबायोटिक्स जो होते हैं उससे हम बहुत सारे ह्यूमंस और एनिमल्स में होने वाले डिसीज को कंट्रोल कर सकते हैं, मगर एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरस, ये बात याद रखना, एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरस। अब ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं बालकों, ठीक है, ध्यान से देखो, ये डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया और फंगी से बनाए जाते हैं। दे आर मेड बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया एज वेल एज फंगी। भैया कुछ नाम बता दो एंटीबायोटिक्स के, जैसे कि पेनिसिलिन, नाम ध्यान से देखना, पेनिसिलिन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये क्या है, सेफेलोस्पोरिन्स, ये क्या है आपका एक एंटीबायोटिक है। इसके अलावा आपका है मोनोबैक्टम, इसके अलावा हो सकता है बैसिटेरेसिन, बैसिट्रेसिन, इसके अलावा आपके पास है इरिथ्रोमाइसिन, फिर है आपके पास जेनेटामाइसिन। अब आपको इसके नाम बस सुनने हैं और याद रखने हैं, काम क्या है वो अभी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका नीमोसिन, ठीक है, नीमोसिन है, नीमोमाइसिन, सॉरी नियोमाइसिन है वो, सॉरी सॉरी नियोमाइसिन है ये, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन्स, ठीक है। इसके बाद आपका वैनकोमाइसिन, वैनकोमाइसिन, एंड देन यू हैव रिफामाइसिन। अब ये रिफामाइसिन जो होता है ये इफेक्टिव अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस होता है, तो ये बात जरूर याद रखना, टेक्स्ट बुक में अलग से लिखा है, तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। रिफामाइसिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के अगेंस्ट इफेक्टिव है। तो यहां तक हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली टेक्स्ट बुक के अबाउट एंटीबायोटिक्स, और बाकी मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूं ना, वैसे वैसे आप टेक्स्ट बुक को भी पढ़ते चले जाओ, आपको धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो यहां तक अगर आपने मुझसे पढ़ लिया तो अब हम चलते हैं हम आगे के टॉपिक। हे लर्नर्स, तो अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज माइक्रोब्स एंड फ्यूल्स, मतलब हम कुछ माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं फ्यूल जनरेट करने के लिए। भैया जरा एग्जांपल बताना, तो एग्जांपल के लिए हमारे पास है मीथेन। मीथेन का जो फॉर्मूला है दैट इज CH4। इसके बारे में आप कार्बन कंपाउंड्स में डिटेल में पढ़ोगे साइंस 1 में, इसके अलावा आपने इसको 9th में भी पढ़ा जरूर होगा। अब ये जो मीथेन होता है इसको मार्स गैस भी बोलते हैं, और बेसिकली जो अर्बन वेस्ट है, जो भी हमें सिटी से हमें जो वेस्ट जनरेट होकर के मिल रहा है, ठीक है, जो कि बायोडिग्रेडेबल इन नेचर है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। या फिर जो एग्रीकल्चर से जो हमें वेस्ट जनरेट होकर के मिल रहा है, जैसे सूखे हुए पत्ते, भूसे, रिमेन ओवर, ये सारी काउ डंग वगैरह, ठीक है,
ये जो हमें मिल रहा है इसका हम इस्तेमाल करेंगे, या फिर हम इंडस्ट्रियल वेस्ट जो कि बायोडिग्रेडेबल इन नेचर है, जिसको डिग्रेड किया जा सकता है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें होती है उनको हम रिसाइकल भी कर लेते हैं, राइट। तो ऐसे इंडस्ट्रियल वेस्ट का हम इस्तेमाल करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, इसका एनएरोबिक डिकम्पोजिशन करेंगे। भैया माइक्रोबियल मतलब माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, एनएरोबिक मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब नहीं होगा तब हम इनका डिकम्पोजिशन करेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, मीथेन गैस मिलेगा, जिसको हम यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल। इसके अलावा बच्चों अगर मैं बात करूं अगला वाला, तो हमारे पास है इथेनॉल। अभी जो इथेनॉल है इसका जो फॉर्मूला है, ये अल्कोहल होता है टाइप का, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है। इसके बारे में भी आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, लेकिन इस ईयर आप डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तो जो इथेनॉल है वो बनता कैसे है, बेसिकली हमने इसको सीखा है। तो इथेनॉल बनता है, हम लोग क्या करते हैं, मोलासेस ले लेते हैं, ठीक है, जैसे शुगर मोलासेस या फिर व्हीट मोलासेस, ठीक है, जो कि शुगर इंडस्ट्री में बच जाता है, इसी वीडियो में आपने पढ़ा है। इसका हम इस्तेमाल करते हैं और इसका हम फर्मेंटेशन करते हैं। जब इसका हम फर्मेंटेशन करते हैं तो इसके लिए हम एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, जिसको हम ईस्ट भी बोलते हैं, राइट। और ईस्ट, इससे क्या होता है, इथेनॉल फ्यूल बनता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो कि चला जाता है आसमान में, ठीक है, एवापोरेट हो जाता है। तो हमें क्या मिलता है, एवापोरेट नहीं होगा, हवे में मिल जाएगा सिंपली, तो इथेनॉल फ्यूल भी हमें मिलता है। तो दिस इज द वे हमें इथेनॉल फ्यूल मिलता है। और इथेनॉल फ्यूल को ना हम पेट्रोल वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो जब पेट्रोल में हम इथेनॉल मिलाते हैं, सबसे पहले पेट्रोल हम खुद प्रोड्यूस तो कर नहीं रहे, हम पेट्रोल बाहर की कंट्रियों से, फॉरेन से इंपोर्ट करवाते हैं। तो उसमें इथेनॉल मिलाने से क्या होता है कि उसका कंप्लीट कंबशन होता है, वो पूरी तरीके से यूज हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली 5% मिलाते हैं, बट फिर भी आप ये नंबर को एक बार कंफर्म कर लेना। बट इथेनॉल इज मिक्स्ड इन पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल में तो मिलाते ही है, ओके। डीजल का आई एम नॉट श्योर, बट पेट्रोल में मिलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वाला हमारा जो है वो हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस जो है वो बहुत ही कॉस्टली पड़ता है और अभी इसका लार्ज स्केल पे यूज भी नहीं हो रहा है, मतलब बेसिकली इसका यूज ही नहीं है। कारण क्या है इसके पीछे का, कि जो हाइड्रोजन गैस है उसको फ्यूल ऑफ फ्यूचर बोला जा रहा है। अब बनता कैसे वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अगर मान लो कि इसको एज अ फ्यूल ऑफ फ्यूचर अगर हम बोल रहे हैं, तो हमें यूज करना है तो अलग अलग, जैसे पेट्रोल पंप होते हैं, सीएनजी पंप होता है, वैसे हमें हाइड्रोजन वाला गैस का भी पंप बनाना पड़ेगा। तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बहुत सारा खर्चा होगा, एंड दैट इज द रीजन की इतनी जल्दी नहीं होगा, बट फ्यूचर में होने के चांसेस बहुत हाई है। अब ये बनता कैसे है भैया, तो इसमें क्या होता है, हमारे पास बायो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हम करते हैं, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सर्टेन बैक्टीरिया कैन ब्रेक डाउन वाटर। भैया नहीं समझा, तो मान ले कि मेरे पास पानी है, पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। अब कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो धूप की मदद से पानी को तोड़ देता है। जब पानी को तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, तो क्या हम बोलेंगे, फोटो रिडक्शन हो गया। भैया क्या फोटो रिडक्शन, और ये क्या आपने एक शब्द यूज किया, बायो फोटोलाइसिस। देखो बायो मतलब यहाँ पे हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। फोटो मतलब लाइट, लाइसिस मतलब तोड़ देना, किसको, पानी को, ठीक है। और ये फोटो रिडक्शन क्यों मैं ये समझाता हूँ, तो मैंने क्या बोला, पानी जब टूटेगा, H2O जब टूटेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है। अब देख, तूने ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पढ़ा होगा, अगर तुझे याद होगा तो, कौन से चैप्टर में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो अगर कोई, जैसे ऑक्सीजन है, वो क्या है, एक नॉन मेटल है बेसिकली। यहाँ पे अगर मैं पानी बनाने जाऊं तो पानी को मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, राइट, H2O। अब मान ले कि H, ठीक है, OH, ऐसे मैं लिख सकता हूं, एक तरीका ये हो गया H2O। अब अगर तू ध्यान से देखेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर ना निगेटिव चार्ज आ जाता है, मतलब ऑक्सीजन ने क्या किया है, गेन किया है, ठीक है। क्या गेन किया है, इसको, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, लेकिन हाइड्रोजन ने क्या किया, लूज किया है। तो जो लूज करता है उसका होता है ऑक्सीडेशन, लेकिन वो खुद क्या हो जाता है, रिडक्टेंट कहलाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं यहाँ पे फोटो रिडक्शन। मैं एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जरूर पढ़ना, ठीक है। तो आपको ये वाला शब्द समझ में आएगा कि हम फोटो रिडक्शन क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन क्या हो रहा है, धूप की मदद से रिड्यूस्ड हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला वाला है वेरियस इंडस्ट्रियल केमिकल्स। अब इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में पीछे भी बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा है, बट फिर भी एक चीज पढ़ लेते हैं, टेक्स्ट बुक में दिया है। तो अब यहाँ पे वेरियस की स्पेलिंग गलत है, प्लीज उसको करेक्ट कर लेना, मैं करेक्ट कर ही देता हूँ, ठीक है, साथ ही साथ, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता ना, अच्छा नहीं लगता। पीछे वेरियस सही है, VARIOUS, ठीक है, अब सही हो गया, देखो, ओके। इसको सेव भी कर लेते हैं, वेरी गुड, स्मार्ट सर, ओके। तो वेरियस इंडस्ट्रियल केमिकल्स जिसको हम प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोबियल प्रोसेसेस से। तो जैसे कि मान लो वेरियस अल्कोहल्स, इसके अलावा हमारा जो एसीटोन होता है, जो नेल पेंट रिमूवर होता है, थिनर जिसको बोलते हो आप लोग, ठीक है। इसके अलावा जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, कुछ प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स पीछे पढ़ा है हम लोगों ने, और क्या, कुछ फैटी एसिड, इन सब का इस्तेमाल हम, इन सबको कैसे प्रोड्यूस करते हैं, हम माइक्रोबियल प्रोसेसेस से प्रोड्यूस करते हैं। इन सब के बारे में आपने डिटेल में पढ़ा है, बस यहाँ पे एक छोटा सा लाइन था तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब अगला वाला है आपका बायोफ्यूल्स। अब याद रखना, जो ये बायोफ्यूल्स होता है भैया, इसका क्या मतलब है, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म,
तो ये क्या हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म? इट कैन बी फ्रॉम एनिमल ओरिजिन या फिर इट कैन बी फ्रॉम अ प्लांट ओरिजिन। एनिमल या प्लांट का इस्तेमाल करेंगे हम फ्यूल बनाने के लिए, तो हम क्या बोलेंगे? बायोफ्यूल है। ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले जो बायोफ्यूल आपका हो सकता है दैट कैन बी अ सॉलिड बायोफ्यूल। भैया सॉलिड बायोफ्यूल कौन सा होगा? जैसे कि चारकोल। चारकोल कैसे प्रोड्यूस होता है? इनकम्प्लीट कंबशन करते हैं हम वुड का, तो हमें चारकोल मिलता है। कंबशन मतलब जलाना, इनकम्प्लीट मतलब पूरी तरीके से नहीं जलाया है, ठीक है, तो चारकोल मिलता है। इसके अलावा जो काउडंग होता है, ठीक है, उससे हम डंग केक बनाते हैं, जिसको हम लोग गोबर का गोईठा भी बुलाते हैं, मेरे गांव में तो उसको गोईठा बुलाते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली? ये भी एक प्रकार का क्या है? बायोफ्यूल है। इसके अलावा क्रॉप के रेसिड्यू वगैरह को भी जलाया जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे? ये बायोफ्यूल है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास बायोफ्यूल का एक और टाइप है, दैट इज सॉलिड के बाद लिक्विड। अब लिक्विड वाले में क्या हो सकता है भैया? वेजिटेबल ऑयल्स हो सकता है, एनिमल या प्लांट ओरिजिन से ही है ये, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे अल्कोहल्स हो सकते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे कि इट इज अ लिक्विड बायोफ्यूल। अल्कोहल से भी जलता है, आपको पता है ना? आप अगर अगर आप देख लोगे जैसे क्या कहते हैं इसको, आपका जो है क्या कहते हैं यार उसको, सैनिटाइजर। सैनिटाइजर में अल्कोहल है और सैनिटाइजर ऐसे नीचे गिरा दो और उसमें माचिस मारो, आग लग जाएगा उसमें, बट सेफली करना या फिर अवॉइड करना, ठीक है। चलो सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया। अब गैस के बारे में बात करें तो गैसियस में हम क्या बोलेंगे? जो हमारा गोबर गैस होता है, जिसमें हम गोबर वगैरह वेस्ट वगैरह मटेरियल को डाल देते हैं, तो वहां से हमें मीथेन प्रोड्यूस होकर के मिलता है, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैसियस बायोफ्यूल। तो ये सारे हो गए बायोफ्यूल के बारे में। तो यहां तक हमने बेसिकली वेरियस टाइप ऑफ फ्यूल्स के बारे में पढ़ा, वेरियस टाइप ऑफ अदर प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा। अब हमें कुछ चीजें पढ़नी है रिलेटेड टू पॉल्यूशन। ओके, तो चलते हैं हमारे आगे के टॉपिक पे। हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो टेस्ट है, जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, वो हमारे टेस्ट सीरीज में है। मैं आपको 5-10 क्वेश्चन यहाँ पे दे दूं, कोई यूज नहीं करेगा, लेकिन अगर आप वो टेस्ट सीरीज लेते हो तो आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको लेकर के प्रैक्टिस जरूर करना वीडियो देखते देखते, ठीक है। दैट विल बी रियली हेल्पफुल। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारे आसपास आबादी बढ़ते चली जा रही है, और बढ़ते आबादी के साथ इंक्रीज इन पॉल्यूशन हो रहा है, मतलब प्रदूषण भी बढ़ रहा है चारों तरफ। अब प्रदूषण बढ़ने के पीछे के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि सॉलिड वेस्ट। देखो हमारे आसपास हम क्या करते हैं, हमारे अकेले के घर में या फिर अगर आप इंडिविजुअली सबको देखने जाओ एक एक करके, तो आप देखोगे कि बहुत सारी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं, और ये चीजों से बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है, राइट। तो इन वेस्ट को हम सॉलिड वेस्ट कह सकते हैं। इसके अलावा अभी अभी अगर आप देखोगे तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो रही है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है? वेस्ट भी जनरेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं अपने 10th स्टैंडर्ड से लेकर के अभी तक 5 से 6 फोन्स को बदल चुका हूं। तो जो मेरे पुराने फोन थे, या तो मैंने उनको बेच दिया, या फिर जो खराब हो चुका था उसको मैंने प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करवा दिया। मतलब जो ग्राम पंचायत वाले आते हैं उनको करते हैं ना कि सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग, इलेक्ट्रिक वाला अलग, तो उस तरीके से मैंने उसको दे दिया। बट वेस्ट तो जनरेट हुआ ना, तो उसको हम सॉलिड वेस्ट बोल सकते हैं। और कुछ ई वेस्ट भी होता है जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है। इसके अलावा जो सीवेज होता है, लाइक जो हमारे घर है, उस घर में जब हम सूसू पॉटी जाते हैं, या फिर जब हम कपड़े धोते हैं, या फिर जब बर्तन धोते हैं, तो वहां से जो गंदा पानी होता है वो हमारे घर से तो निकल जाता है, लेकिन यार कहीं ना कहीं तो जाता है। तो वो जो सीवेज होता है, ठीक है, जो आपके शहर में, आपके आसपास में जो गटर में से पानी बह रहा हो, कहीं तो जा रहा है ना यार, तो वो सीवेज वेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे और भी पॉल्यूटेंट्स हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। वेरियस पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं भैया? वो चीजें जो पॉल्यूशन करते हैं। तो ये बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स भी ना धीरे धीरे बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं। अगर बहुत साल से हम देखने जाए तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते चली जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ते चला जा रहा है, और इसके कारण जो पॉल्यूटेंट्स है वो बढ़ते जा रहा है, पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो एक सॉल्यूशन है मॉडर्न लैंड फिलिंग साइट्स। अब ये जो मॉडर्न लैंड फिलिंग साइट्स है, ये आपको इंडिया में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मॉडर्न लैंड फिलिंग साइट्स क्या है भैया, जरा ध्यान से समझना। अब हमारे शहरों में या फिर हमारे घर में, ठीक है, आसपास जहां पे भी अगर कुछ कचरा जनरेट हो रहा है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो भी जनरेट हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं भाई? डिग्रेडेबल वेस्ट एक्यूमुलेटेड इन अर्बन एरियाज आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। अर्बन एरिया में जो भी डिग्रेडेबल, जिसको हम डिग्रेड कर सकते हैं, उनको हम क्या करेंगे? एक्यूमुलेट करेंगे एक जगह पे। फिर हम क्या करते हैं? अगला लाइन ध्यान से सुनना। ओपन स्पेसेस आर सिलेक्टेड। ओपन स्पेस को सिलेक्ट करते हैं जो रेसिडेंशियल एरिया से काफी दूर होता है, फार अवे होता है, ठीक है। और उसमें हम देखते हैं, अब देखो जो हमने स्पेस चूज किया, बड़ा सा स्पेस चूज किया, उसमें क्या होगा मुझे बताना। उस स्पेस में यार नीचे ग्राउंड वाटर होगा, राइट, जमीन के नीचे पानी होगा ना, आपको दिख रहा है ना। अब इस ग्राउंड वाटर के पास हम क्या करेंगे? एक कुआं खोदेंगे। हमने क्या किया? एक कुआं खोदा। तो हम बोलेंगे कि ग्राउंड वाटर तक हमने कुआं खोद लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? एक बड़ा सा खड्डा करेंगे, तो हम बोलेंगे लार्ज पिट्स आर डग। अगर आपको मेरे पीछे अब तो नहीं दिख रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे से गायब हो जाता हूँ। तो हम क्या करेंगे? बड़ा सा एक खड्डा खोदेंगे। अब देखो क्या हो सकता है ना, एक समस्या है, ये बड़े से खड्डे में जब हम सब कुछ डालेंगे,
तो हो सकता है कि हमारा जो भी वेस्ट है उसके अंदर कुछ टॉक्सिक चीजें हों जो कि पॉइजनस हो, और वो क्या होगा, ग्राउंड वाटर में मिल जाएगा। तो ये ग्राउंड वाटर में ना मिले, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्पज हम क्या करेंगे, लीचिंग करेंगे। लीचिंग इन द सेंस, उसको लीचिंग बोलते हैं, जो ग्राउंड वाटर में टॉक्सिक चीजें मिल रही है ना, इस चीज को हम लीचिंग बोलते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्लास्टिक का लेयर डाल देते हैं। पिट्स आर लाइंड विद प्लास्टिक शीट। तो यहाँ पे हमने प्लास्टिक का शीट डाल दिया है, मजबूत प्लास्टिक का, जिससे हमारा ये थोड़ा सुरक्षित हो गया, लीचिंग नहीं होगा। अब क्या किया हमने, हमारा जो भी कचरा है, जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट था, उसको डाल दिया यहाँ पे। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डालने के बाद उसको बहुत कंप्रेस किया जाता है, मतलब दबाया जाता है। तो मैं क्या बोलूंगा कि कंप्रेस्ड वेस्ट इज डम्प्ड इनटू द पिट। उसको मैंने डाल दिया और उसको अब मैं कवर कर दूंगा। भैया कवर किससे करेंगे, इट इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सॉइल। उसको हम सॉइल से कवर कर सकते हैं, सॉडस्ट से कवर कर सकते हैं, लीफी वेजिटेबल से कवर कर सकते हैं, और कुछ बायोकेमिकल्स भी इसमें हम मिलाते हैं कि क्या हो जाए, उसका डिग्रेडेशन फटाफट हो, ब्रेकडाउन फटाफट हो। अब बच्चों मान लेते हैं कि इसके बाद क्या हुआ, जोरदार बारिश आई, ठीक है। अगर बारिश आएगा तो यहाँ तो पानी भर जाएगा और वो गंदा पानी हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक पाइपलाइन लगाते हैं और एक पंप के थ्रू क्या करते हैं, उस पानी को बाहर निकाल लेते हैं। तो जो एक गंदा पानी होगा उसको हम बोलेंगे लीचेट। तो लीचेट कलेक्शन सिस्टम, ये जो गंदा पानी है उसको निकालने के लिए हमने एक पाइप लगाया है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें कंप्रेस्ड करके जो भी हमारा कचरा है, गार्बेज को हम इसमें डालते चले जाएंगे, डालते चले जाएंगे। अब ध्यान से सुनना अगली वाली बात, माइक्रोब प्रेजेंट इन द सॉइल। सॉइल के अंदर कुछ माइक्रोब्स होंगे और टॉप ऑफ द लेयर्स एंड अदर टॉप लेयर डिकम्पोज द वेस्ट। मतलब यहाँ पे जो हमने बायोकेमिकल्स डाला था, इसके अलावा जो माइक्रोब सॉइल में, वो क्या करते हैं, इस वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं। अब जब वेस्ट डिकम्पोज होगा तो हमने पढ़ा है कि थोड़े बहुत गैस भी निकलते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक सिस्टम लगाया जिससे गैस बाहर की तरफ निकल सके। ये होने के बाद हम बोलेंगे कि कंप्लीटली फिल्ड पिट इज सिल्ड विद सॉइल स्लरी। अब यहाँ पे देखो, ये जो है ना, जो पूरी तरीके से जो फील्ड पिट है, इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से सॉइल स्लरी से भर देंगे और अल्टीमेटली हमें देखने को मिलेगा कि हमारे पास बहुत ही अच्छा किस्म का, बेस्ट क्वालिटी का कंपोस्ट हमारे पास तैयार हुआ है। कंपोस्ट का मीनिंग मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज जाकर के एक बार गूगल जरूर करना। इसको बेसिकली हम एग्रीकल्चर वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम वेरी सॉरी, पता नहीं मेरे नाक में बहुत खुजली हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं बार बार नाक पे हाथ लगा रहा हूँ तो प्लीज जरा समझना, बहुत जोरदार खुजली हो रही है मेरे नाक में, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। तो इसको हम बोलते हैं मॉडर्न लैंड फिलिंग साइट्स। ये बहुत ही बढ़िया है, आई होप कि इंडिया में भी बहुत जल्द आ जाए, एंड जो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। अब अगला वाला जो हमारा टॉपिक है, दैट इज सीवे मैनेजमेंट। भैया सीवे मैनेजमेंट क्या होता है? तो सीवेज मैनेजमेंट में मतलब मैंने आपको बताया ना कि हमारे घर से, इंडस्ट्रीज से, अलग अलग जगह से बहुत सारा क्या आता है भाई, कचरा निकलता है पानी के साथ। जैसे हमने कपड़े धोया, बर्तन धोया, हम खुद नहाते हैं, सुसु पॉटी वाला। तो अब जो नॉर्मल, अगर विलेजेस की मैं बात करूं, ठीक है, इन विलेजेस डोमेस्टिक सीवेज इज डिपोज्ड ऑफ आइदर इन नियर बाई सॉइल और इन अ बायोगैस प्लांट। तो उसको बायोगैस प्लांट में डिपोज कर दिया जाता है, या फिर क्या कर दिया जाता है, नियर बाई सॉइल में डिपोज कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें कुछ खास हार्मफुल चीजें नहीं होंगी। बट जो सिटीज में जो सीवेज होगा, अब यहाँ पे देखो यार, सीवेज का स्पेलिंग गलत है, प्लीज इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो जो सिटीज में जो सीवेज होगा, उसको जरूरत है कि हम कैरी करें एक प्रोसेसिंग यूनिट तक, एंड उस पे माइक्रोबियल प्रोसेसेस किया जाए। भैया ऐसा क्यों? क्योंकि जो सिटीज में इंडस्ट्री, हॉस्पिटल्स, इनसे भी जो वेस्ट है वो उसमें मिलेगा, जो कि बहुत ही टॉक्सिक हो सकता है, बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो इनको एक प्रोसेसिंग यूनिट तक ले जाना बहुत जरूरी है, इसको ट्रीट करना बहुत जरूरी है बिफोर रिलीजिंग इनटू अ वाटर रिजर्वायर। अब अगला देखो क्या है कि माइक्रोब्स का हम मिक्स करते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ माइक्रोब्स को मिक्स कर देते हैं इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। जब ये जो सीवेज होता है ना, तो ये जो प्लांट में जाता है ट्रीटमेंट के लिए, तो इसमें हम कुछ माइक्रोब्स का मिक्स करते हैं। अब ये जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं कि बाकी जो कुछ हार्मफुल पैथोजन है या फिर कोई हार्मफुल माइक्रोब है, उसको किल कर देते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, मार देते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देखो क्या है, दे डिकम्पोज ऑर्गेनिक कंपाउंड एज वेल एज डिस्ट्रॉय द पैथोजन्स ऑफ कोलेरा, ठीक है, कॉलेरा एंड टाइफाइड एक्सेट्रा। तो बेसिकली हमने क्या किया, इसको थोड़ा सही कर लिया, ट्रीट कर लिया थोड़ा सा। अब क्या है ना कि हमारे इस पानी में, ठीक है, फेनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है जेनोबायोटिक केमिकल प्रेजेंट इन द सीवेज। भैया अब ये जेनोबायोटिक केमिकल्स क्या होता है? तो केमिकल्स विच आर नॉट नॉर्मली फाउंड इन सीवेज, जिनको हम जेनोबायोटिक केमिकल्स कहते हैं। मतलब कि नॉर्मल जो सीवेज होता है, घरेलू सीवेज वगैरह जो होता है, उसमें ये चीजें नहीं मिलती है। लेकिन जो अर्बन एरिया है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, इनसे भी वेस्ट आ रहा है, केमिकल्स वगैरह आ रहे हैं, तो उसी को हम बोलेंगे जेनोबायोटिक केमिकल्स, जो नॉर्मली नहीं मिलता है लेकिन यहाँ पे मिल सकते हैं। तो उसको फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है, इसको डिकम्पोज कर देता है। तो अब क्या हुआ, ये सुरक्षित हो चुका है। अब जो इसमें पानी तो निकल गया, लेकिन जो कुछ कचरा वचरा बन गया वो है स्लज, ठीक है। तो जो स्लज सेटल्स डाउन इन दिस प्रोसेस, जो स्लज नीचे
सेटल डाउन हो गया, उसको हम अगेन एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने क्या कर लिया, बहुत अच्छे से सीवेज को ट्रीट कर लिया। अब यहाँ पे देखो, वाटर रिलीज आफ्टर द माइक्रोबियल ट्रीटमेंट इज एनवायरमेंटली सेफ। अब इस स्पेलिंग को जरा देख लेना, सही है गलत है। तो जो वाटर रिलीज हुआ माइक्रोबियल ट्रीटमेंट के बाद, वो कैसा है, एनवायरमेंटली सेफ है, इसको आप कहीं भी रिलीज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई रियली होप कि यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। लेकिन ये कचरों का जो खेल है ना, ये भैया बहुत डीप है। ओके, और अब अपने आप में जो चैप्टर है ना, वो भी थोड़ा डीप है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा फिर से कि जो अपने टेस्ट सीरीज खरीदा है उसका इस्तेमाल जरूर करना इस चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लीन टेक्नोलॉजी। मतलब किस तरीके से हम कुछ माइक्रोब्स का इस्तेमाल करेंगे आसपास की चीजों को क्लीन करने के लिए। देखते एग्जांपल के लिए, देखो आपको मैंने लास्ट ही पार्ट में भी बताया, अभी थोड़ी देर पहले ही, कि बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है। इंसानों ने, ह्यूमन बीइंग ने वेरी फास्ट प्रोग्रेस किया है टेक्नोलॉजी में। अब इतना फास्ट अगर तुम टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस करोगे, और जो कि हो रहा है, तो एनवायरमेंट पॉल्यूशन भी उसी रेट से बढ़ेगा। ठीक है, जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है उतना ही रेट से आपको क्या मिल रहा है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन भी दिख रहा है। अगर आप आसपास देखोगे तो डिस्कार्डेड चीजें जो फेंक दी जाती है, या फिर अगर किसी बीच वगैरह पे जाते हो, या फिर अगर तुम किसी नदी किनारे जाते हो और तुम्हें अगर आसपास कचरा देखने को मिल रहा है, तो सरप्राइज मत हो, वो मछलियों ने नहीं, हमने ही किया है। तो उसी रेट से क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। अब हम क्या करते हैं, कुछ माइक्रोब्स, ठीक है, इनके पास एक नेचुरल एबिलिटी होती है डिकम्पोज करने की, मैनमेड केमिकल्स को। तो जो इंसानों ने केमिकल्स बनाया उसको, इनके पास एक नेचुरल एबिलिटी है डिकम्पोज करने की। तो हम कुछ माइक्रोब्स का इस्तेमाल करेंगे चीजों को, मैनमेड केमिकल्स को डिकम्पोज करने के लिए, और उसी को हम बोलते हैं क्लीन टेक्नोलॉजी। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सब माइक्रोब्स। अब यहाँ पे नाम नहीं बताए कौन से माइक्रोब्स, तो कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं, सल्फर को निकाल सकते हैं फ्यूल से। तो जो तुम्हारा फ्यूल है उसके अंदर से अगर सल्फर को निकाल दिया जाए, तो एनवायरमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह जो गैस होता है जिससे पॉल्यूशन होता है, वो नहीं आएगा। कुछ माइक्रोब्स, पता नहीं कौन से माइक्रोब्स। उसके बाद अगर हम बात करें, तो जैसे कि मेटल्स होते हैं, आयरन, यूरेनियम, कॉपर, जिंक, ये क्या होता है ना, जब इनको प्रोड्यूस किया जा रहा होता है, माइनिंग किया जा रहा होता है, इंडस्ट्री में जब यूज किया जा रहा होता है, तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं लीचिंग इनटू एनवायरमेंट, मतलब एनवायरमेंट में ये मिल जाए। अब अगर ये एनवायरमेंट में मिल जाता है तो दिक्कत हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम करते ये है कि कुछ माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल यहाँ पे दिया है थायोबैसिलाई, ठीक है, थायोबैसिलाई का इस्तेमाल हम करते हैं, या फिर हम याद कर सकते हैं सल्फोबैसिलाई, ठीक है, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या करता है, ये इनको ना इनसॉल्युबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है। इनसॉल्युबल कंपाउंड फिर ऐसा हो जाएगा कि ये चीजों में मिलेगा नहीं, सॉल्युबल नहीं होगा। इनसॉल्युबल होगा तो इसको आप अलग अलग कर सकते हो, फिल्टर करके निकाल सकते हो। तो ये जो दो बैक्टीरिया, ये जो दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो इस चीज को करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा था ये। अब अगला वाला देखो, ऑयल स्पिल्स। भैया तुमने कभी ना कभी तो ये बात सुना होगा कि समुद्र के अंदर जो तेल है वो फैल गया। लाइक देखो, समझो ऐसे कि जो ऑयल है वो हम इंडिया में प्रोड्यूस तो करते नहीं है, तो कहीं बाहर से आ रहा था। अब दो जो शिप एक दूसरे से टकरा गया, आंधियों में पलट गया, या फिर कुछ भी हो गया, तो क्या होता है, जो समुद्र का जो लेयर होता है, पानी जो होता है ना, उसके ऊपर एक ऑयल का लेयर फैल जाता है, तेल ऊपर रह जाता है। अब इसके कारण क्या होता है कि स्पिलिंग ऑफ पेट्रोलियम ऑयल इन द ओशन ऑकर्स ड्यू टू वेरियस रीजन। अभी मैंने आपको रीजन अभी बताया। इसके कारण मछलियां मर सकती है, कुछ बर्ड्स होते हैं जो अपना खाने के लिए पानी के अंदर डुबकी मारते हैं, जब वो बाहर निकलेंगे तो तेल का लेयर लेके निकलेंगे, फिर शायद वो उड़ नहीं पाएंगी, ठीक है, और वो मर सकती है, ठीक है, बेसिकली मर जाएंगे। और काफी सारे जो एनिमल्स होते हैं एक्वेटिक, वो भी मर जाते हैं क्योंकि उनको डिजोल्व ऑक्सीजन कम होने लगता है, ठीक है। तो इट कैन बी प्रूव फैटल एंड टॉक्सिक टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ही फैटल हो सकता है, जानलेवा हो सकता है, और जहरीला हो सकता है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। तो हम अगर मैकेनिकल तरीके से, ठीक है, अगर इसको हम निकालने की कोशिश करें, तो इट इज नॉट इजी टू रिमूव द ऑयल लेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर बाय मैकेनिकल मेथड। इट विल बी वेरी कॉस्टली, बहुत सारा मैन पावर लगेगा, इंसान लगेंगे, और ये पॉसिबल भी नहीं है एकदम अच्छे से। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कुछ बैक्टीरियाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया है सीडोमोनास एसपीपी, नहीं बोलना है इसको, एसपीपी। एसपीपी का मतलब होता है स्पीसीज प्लूरालिसिस। मतलब भैया इसके बहुत सारे स्पीसीज होते हैं जिनमें से आप किसी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो सीडोमोनास एसपीपी। अब ये एसपीपी वर्ड में एक बार और आपको इस लेक्चर को खत्म करने से पहले बताऊंगा, इस चैप्टर को खत्म करने से पहले बताऊंगा, तो आपको याद रखना है स्पीसीज प्लूरालिसिस। दूसरा जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो है एल्कैनी वोरैक्स। देखो, एल्कैनी वोरैक्स बॉरक्यूमेनेसिस। तोड़ के पढ़ोगे तो सही पढ़ोगे, वैसे अगर मैं सही नहीं पढ़ रहा हूं तो मुझे माफ करना।
अब ये लोग क्या करते हैं, ये जो 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इनके पास एक एबिलिटी है डिस्ट्रॉय करने के पायरिडीन्स एंड अदर केमिकल जो कि तेल के अंदर होता है। इसके अलावा बच्चों अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो कुछ और बैक्टीरिया होते हैं जैसे सीडोमोनास एसपीपी है, और जो हमारे ये वाले हैं एल्केनीबोरैक्स बॉर्क्यूमिनेसिस, ये क्या करता है कि जो हाइड्रोकार्बन है हमारे तेल के अंदर, ठीक है, उन हाइड्रोकार्बन क्या होता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होगा सिंपली, उसको क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज करेंगे। कैसे? तो आसपास एनवायरमेंट में ऑक्सीजन है, अभी ये हाइड्रोकार्बन में से अगर मैं कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाऊं तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। इसके अलावा जो हाइड्रोजन है उसको अगर मैं वाटर के साथ रिएक्ट करूं तो चांसेस है कि मुझे वाटर मिल जाए, H2O। हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन के साथ करें तो H2O, और कार्बन को अगर ऑक्सीजन के साथ करें तो CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली एक प्रकार के बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन ओक्लास्टिक बैक्टीरिया। फिर से हाइड्रोकार्बन ओक्लास्टिक बैक्टीरिया, HCB जिसको हम बोलते हैं। तो ये क्या करता है, बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स को भी ब्रेक कर देता है। तो ऑयल स्पिल्स को कंट्रोल करने का ये तरीका है जिससे हम ऑयल स्पिल्स अगर हो गया तो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब अगला वाला है भैया प्लास्टिक एंड रबर, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट क्या आपको यहां तक सब कुछ समझा है? सीरीज में से क्वेश्चन लेकर के इसको प्रैक्टिस जरूर करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम बात करने वाले हैं प्लास्टिक एंड रबर के बारे में। तो बच्चों होता क्या है कि प्लास्टिक की अगर मैं स्पेशली बात करूं, रबर की थोड़ी देर में बात करेंगे, तो प्लास्टिक जो होता है, मोस्ट ऑफ द अर्बन गार्बेज कंसिस्ट ऑफ प्लास्टिक। ज्यादातर जो अर्बन गार्बेज होता है उसमें प्लास्टिक होता है। अब ये जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक के जो बॉटल्स है, वो जो केमिकल से बनते हैं उनका नाम है पीईटी। इनको पीईटी बॉटल भी बोला जाता है। फुल फॉर्म क्या है देखो, पॉलीइथिलीन, जैसे मैंने लिखा है वैसे पढ़ना, पॉलीइथिलीन तेरा, ठीक है, तेरा पीएच साइलेंट है, थैलेट पॉलिस्टर। देखो पॉलीइथिलीन टेरा थैलेट पॉलिस्टर, पॉलीइथिलीन टेरा थैलेट पॉलिस्टर, पीएच यहाँ पे साइलेंट है। अब लर्नर्स होता क्या है कि एक हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विब्रियो, और दूसरा हमारे पास है इडीनेला सैकिनेसिस, ठीक है, इडियोनेला सैकिनेसिस। इन दोनों का हम इस्तेमाल करते हैं डिकम्पोज करने के लिए हमारे किसको, पॉलीइथिलीन टेराथैलेट पॉलिस्टर को। सिंपल। तो आपको बस माइक्रो ऑर्गेनिज्म याद रखना है और पीईटी का फुल फॉर्म याद रखना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेलिंग के साथ याद रखना, 3-4 बार लिख करके जरूर देखना। अब अगला वाला हमारा है बच्चों रबर फ्रॉम द गार्बेज। जैसे मान लो बहुत सारे टायर्स होते हैं और बहुत सारे और भी जगह से जो रबर जनरेट होता है उनको हम डिकम्पोज कर सकते हैं कुछ प्रकार के फंगी का इस्तेमाल करके। जैसे कि एग्जांपल के लिए एसिटिनोमाइसिटिस, ठीक है, एसिटिनोमाइसिटिस। इसके अलावा एक है स्ट्रेप्टोमाइसिस, अगला वाला है नोकार्डिया, और लास्ट वाला हमारे पास है एसिटिनोप्लेन्स। अब लास्ट वाला शायद आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं स्क्रीन पे से हट जाता हूं, एसिटिनोप्लेन्स। आप किताब खोल करके भी देख सकते हो, आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला वाला देखते हैं बच्चों। अब हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है। तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ना वो एसिड रेन में हमें पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जब माइनिंग वगैरह हो रहा होता है या फिर जब इंडस्ट्री होता है उससे में से जो वेस्ट आता है, ठीक है, तो मटेरियल्स कमिंग आउट ऑफ माइंस, इंडस्ट्री से जो आता है उसके अंदर भी हमारा क्या हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, सल्फर हो सकता है। तो क्या होता है, इरोजन ऑफ मेटल प्रेजेंट इन द स्टैचू, ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स ऑकर ड्यू टू इट। अगर एसिड रेन होता है तो जो बिल्डिंग्स है, ठीक है, जो कि स्टैचूज है, ठीक है, या फिर जो ब्रिजेस है उनका क्या हो जाता है बच्चों, उनका इरोजन हो जाता है। ताजमहल के जो मार्बल है वो व्हाइट कलर के थे बट वो हल्का येलोइश हो गया, क्यों, ड्यू टू दिस एसिड रेन, ड्यू टू दिस सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सारी चीजें इसके कारण हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एसिडिफिलियम spp। अब मैंने आपको बताया था स्पीसीज प्लूरालिसिस, इसका फुल फॉर्म है एसपीपी का, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो एसिडिफिलियम, अब टेक्स्ट बुक में स्पेलिंग एसिडोफिलियम लिखा है बट द राइट इज एसिडिफिलियम। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास है दैट इज एसिडोबैसिलस फेरोक्सीडेंस, एसिडोफिलियस फेरोक्सीडेंस, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। ये दो जो बैक्टीरिया ये क्या करता है, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4, देखो H2SO4, इसका इस्तेमाल करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे हम हमारे बॉडी में ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट का, वैसे ये किसका इस्तेमाल करता है, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अगला वाला जरा ध्यान से देखना, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ यूरेनियम, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है इसमें वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ यूरेनियम आर प्रेजेंट इन वाटर। वाटर के अंदर क्या है कि सॉल्ट ऑफ यूरेनियम प्रेजेंट है जो मिक्स्ड है वाटर के साथ। इस पॉइंट का मतलब ये है, ठीक है। अब ये जो है बेसिकली ये जो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ यूरेनियम है इसका इस्तेमाल कहाँ करता है,
तो इसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। भैया इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक चम्मच है, इस चम्मच पे मुझे चांदी चढ़ाना है, सिल्वर चढ़ाना है, तो मैं क्या बोलता हूँ, सिल्वर कोटेड स्पून या फिर गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स। ये जो बनते हैं ना, ये कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग से ही बनते हैं, ठीक है। एक्चुअली पूरा सोना या चांदी नहीं होता, उस पर चढ़ाया जाता है, उसके ऊपर, ठीक है, एक लेयर चढ़ाया जाता है। इसके अलावा जो यूफिलेंट इफिलेंट होता है, जो रिलीज किया जाता है एनवायरमेंट फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी प्लांट, जो न्यूक्लियर प्लांट होता है ना, वहां से भी जो वेस्ट रिलीज किया जाता है, उसके अंदर भी क्या होता है? वही चीज होता है, यूरेनियम सॉल्ट, जो कि पानी में सॉल्युबल होता है। तो इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? हम कुछ प्रकार के बैक्टीरियाज का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से एक है गिरोबैक्टर, ठीक है, इसका नाम क्या है? गिरोबैक्टर। और इस ये क्या करता है बेसिकली? मान लो कि ये जो पानी है और इसमें अगर सॉल्युबल सॉल्ट्स है यूरेनियम के, तो वो ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स जाएगा और हो जाएगा और उसको टॉक्सिक बनाएगा। लेकिन यह क्या करता है? कन्वर्ट्स वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स इनटू इनसॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ यूरेनियम। इसको इनसॉल्युबल कर लेगा, जिसको आप आसानी से फिल्टर करके निकाल सकते हो, जिससे प्रिवेंट हो जाता है ग्राउंड वाटर में मिक्सिंग। यूरेनियम सॉल्ट्स का फिर मिक्सिंग नहीं होता, क्योंकि अब वो सॉल्युबल रहा ही नहीं, अब वो इनसॉल्युबल हो गया, मतलब पानी में मिक्स नहीं होगा, ठीक है। उसको आप फिल्टर करके निकाल सकते हो। जैसे सैंड मिलेगा क्या पानी में? नहीं, लेकिन नमक मिल जाएगा, तो नमक सॉल्युबल है और सैंड इनसॉल्युबल है। क्लियर हो गया? चलो आगे बात करते हैं माइक्रोब्स एंड फार्मिंग। अब ये सेकंड लास्ट पॉइंट है ऑलमोस्ट, ठीक है, और लास्ट वाला पॉइंट तो पॉइंट ही नहीं, छोटा सा एक लाइन है बस। तो माइक्रोब्स एंड फार्मिंग, इसको जरा ध्यान से समझना। अब यहाँ पे एक पाउडर, ग्रीन कलर का आपको एक पाउडर दिख रहा होगा, इसको हम क्या करते हैं बेसिकली? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं और इस चीज को हम बनाते हैं। तो आप ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, माइक्रोब्स कंटेनिंग इनकोल्यूएंट्स, ठीक है, इनोक्यूलेंट, सॉरी, माइक्रोब्स, काफी देर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जबड़ा दुख रहा है भाई, ठीक है। माइक्रोब्स कंटेनिंग इन इनोक्यूलेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन। तो ये माइक्रोब्स, ठीक है, जिसको हम इनोक्यूलेंट्स आपने जब हमने स्टार्टिंग किया था इस चैप्टर का, जब आपने योगर्ट प्रोडक्शन पढ़ा होगा, तब भी आपको याद रहा होगा, स्टार्टर कल्चर वाला, तो उसका हम फर्मेंटेशन से इस्तेमाल करते हैं ऐसे माइक्रोब्स का, और इसको हम प्लांट की ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। कैसे करते हैं जरा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अब मान लो कि ये कुछ सीड्स है, ठीक है, तो इन सीड्स के ऊपर हम क्या करेंगे? इसके लेयर से कोट कर देंगे, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि हमारा जो प्लांट है उसके आसपास ये जो पाउडर है उसको हम छीट देंगे, जिससे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सॉइल में आ जाएगा, या फिर ये सीड के कारण भी सॉइल में चला जाएगा, प्लांट में आ जाएगा, ठीक है। तो रिलीज इनटू द प्लांट्स, ये दो तरीके हो गए। अब इससे होता क्या है बच्चों, कि अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें आ चुके हैं। अब ये जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, तो इनको हमने इनोक्यूलेंट्स की तरह यूज कर लिया आसपास, मतलब स्टार्टर कल्चर, जैसे हमने कहते दूध में थोड़ा सा दही मिलाते तो पूरा दही बन जाता, तो उसी तरीके से हमने इसको इस्तेमाल कर लिया। अब ये क्या करता है? प्लांट के ग्रोथ में मदद करता है, दिस हेल्प्स इन प्लांट ग्रोथ, और ये सप्लाई करते हैं न्यूट्रिएंट्स भी, ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स भी इसमें सप्लाई करता है। और इससे क्या होता है? वेजिटेरियन फूड जो भी है हमारा प्लांट वाला, उसका जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाता है। ये एक चीज हो गई। दूसरी एक और बात है कि सॉल्यूशन कंटेनिंग, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें एजेटोबैक्टर इसका सॉल्यूशन, और साथ ही साथ हम लोग यूज करते हैं आर्टिफिशियल नाइट्रोनेज, ठीक है, नाइट्रोजीनस, ठीक है, नाइट्रोजीनस। तो आर्टिफिशियल नाइट्रोजीनस का इस्तेमाल करते हैं, और एजेटोबैक्टर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, 9th में आपने पढ़ा होगा। इन दोनों का एक सॉल्यूशन हम बनाते हैं, ठीक है, जिसमें ये दोनों है, और उसका इस्तेमाल हम करते हैं इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग वो होता है जिसमें किसी भी प्रकार के केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और इससे क्या होता है? सॉइल पॉल्यूशन ऑकरिंग ड्यू टू केमिकल फर्टिलाइजर इज प्रिवेंटेड। तो आप कोई भी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइजर नहीं यूज कर रहे हो ऑर्गेनिक फार्मिंग में, और इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो क्या होगा कि सॉइल पॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, अब देखो एक और चीज है कि फ्लोरोएसिटामाइड लाइक केमिकल्स आर मिक्स्ड विद सॉइल। तो ये फ्लोरोएसिटामाइड क्या है बेसिकली? जो आप कुछ केमिकल पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का जो इस्तेमाल करते हो ना एग्रीकल्चर में, तो उसके अंदर होता है फ्लोरोएसिटामाइड। अब ये जो है, ये इंसेक्ट्स को तो मार ही देता है, हार्मफुल चीजों को तो मार ही देता है, बट ये इंसानों के लिए भी हार्मफुल होता है, और साथ साथ जो बाकी जानवर आते हैं, बर्ड्स वगैरह जो फीड कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत हार्मफुल होता है। तो हम क्या करते हैं? हम बायो इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ ऐसे माइक्रोब्स है जो इनको ब्रेक डाउन करते हैं। टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा है कि फ्लोरोएसिटामाइड जो है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हम कुछ माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं, नाम नहीं लिखा हुआ है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो मैं आपके टेक्स्ट बुक में यहीं पे लिख देता हूं, सम माइक्रोब्स कैन ब्रेक डाउन दिस, सम माइक्रोब्स कैन ब्रेक डाउन दिस, ब्रेक डाउन इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला वाला पॉइंट देखते हैं। अगला वाला पॉइंट क्या हमारा? बायो इंसेक्टिसाइड। अब ये थोड़ा प्यारा सा पॉइंट है, जरा प्यार से समझना है इसको। बायो इंसेक्टिसाइड मतलब क्या होगा? देखो यहाँ पे बायो मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंसेक्टिसाइड मतलब कुछ ऐसा जो केमिकल, कुछ ऐसे केमिकल जो इंसेक्ट्स को किल कर देता है, ठीक है। तो अब मान लो कि ये कोई एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर एक कैपेसिटी है कि ये फालतू इंसेक्ट्स को मार देगा, ठीक है। तो इस बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा भाई? इस बैक्टीरिया के अंदर एक टॉक्सिन चीज है, ठीक है, टॉक्सिक चीज है, मतलब कुछ ऐसा पॉइजन है जो इंसेक्ट्स को मार देता है, लेकिन इंसानों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो वो इस बैक्टीरिया के जीन में होगा। जीन क्या है? पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अगर मैं डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूं तो उसको मैं जीन बोलता हूं, राइट। सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज जीन। ओके, तो ये बैक्टीरिया के अंदर वो चीज है। अब मैंने क्या किया, इस बैक्टीरिया के अंदर से वो जीन को लिया, उस जीन को लिया और उस जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने प्लांट के सेल में। उसको मैंने क्या किया, प्लांट के सेल में उस जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब डाल दिया। अब जब मैं ऐसा करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, जो भी प्लांट मैं ग्रो करूंगा उसके अंदर इस बैक्टीरिया वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, तो डायरेक्टली इंटीग्रेटेड इनटू द प्लांट्स, अलग से बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करने की जगह हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसमें इंटीग्रेट कर देंगे। ऐसी चीजों के बारे में हम डिटेल में बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ने वाले। ओके, अब क्या होगा कि ये जो प्लांट्स वगैरह है इसके अंदर वो कैरेक्टर्स है जो बैक्टीरिया के अंदर था, जो इंसेक्ट्स को मार देता था। तो अगर कोई इंसेक्ट इसको कंज्यूम करेगा तो वो मारा जाएगा। इसलिए क्या होता है कि इंसेक्ट्स इसको कंज्यूम नहीं करते, डू नॉट कंज्यूम, बिंग टॉक्सिक टू इंसेक्ट। इंसेक्ट्स के लिए टॉक्सिक है तो इंसेक्ट्स इसको कंज्यूम ही नहीं करेंगे। लास्ट बट नॉट लिस्ट, ठीक है, लास्ट बट नॉट लिस्ट एक छोटा सा लाइन है, समझ के लेना। अब फर्मेंटेशन जब हम करते हैं, ठीक है, तो जब हम फर्मेंटेशन कर रहे होते हैं माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके, तो एक बाय प्रोडक्ट भी बनता है। इस बाय प्रोडक्ट का नाम याद रखना आपको कि उसका नाम है स्पिनोसैड। बहुत दुखी नाम है लग रहा है, ठीक है, स्पिनोसैड। इस स्पिनोसैड से क्या होता है ना कि हम कुछ बायो फर्टिलाइजर्स, सॉरी, बायो पेस्टिसाइड्स बना सकते हैं। इस स्पिनोसैड से हम क्या करते हैं, कुछ बायो पेस्टिसाइड्स बनाते हैं। तो यहां पे ये भाई साहब पूरा चैप्टर खत्म होता है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, मुझे इसको रिकॉर्ड करने में, मैं आपको एक स्क्रीन पे एक चीज दिखाना चाहता हूँ। आप ऐसे कई सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो एक छोटी सी बात बोल देते हैं जिससे मुझे कई बार दुख होता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ, ठीक, एक छोटी सी चीज मुझे दिखाना ही चाहिए मेरे हिसाब से, जिससे आपको क्या होगा ना कि एक अंदाजा होगा कि यार भैया मेहनत तो बहुत करते हैं मगर हमें ही एहसास नहीं है। चलो, तो ये पीपीटी वाला स्लाइड मैं बंद कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयरिंग चालू कर रहा हूँ। आप देख रहे हो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फाइल्स जो पहले से रिकॉर्डेड है। इसके अलावा अगर मैं आपको डेस्कटॉप पे दिखाऊं तो देखो 1 2 3 4 5 और अभी एक चालू है, तो 9 5 और एक 10 और 5 15 टोटल फाइल्स बने हैं भाई। कितने फाइल्स टोटल बने हुए हैं इसको रिकॉर्ड करने के लिए, मुझे बताओ। 15 टोटल फाइल्स बने। क्या मैं इसको मैंने एक दिन में रिकॉर्ड किया? सच बताऊं तो नहीं, मुझे ये 15 दिन से 20 दिन लगे टोटल इसको रिकॉर्ड करने में, पीपीटी पे काम करने में, टेक्स्ट बुक को रीड करने में, स्पेलिंग्स को सही करने में, प्रोनाउंसिएशन सीखने में। मैंने हाथ जोड़ करके पहले लेक्चर में आपको बोला होगा कि अगर मैं कहीं गलत प्रोनाउंसिएशन करता हूं तो मुझे माफ कर देना, आप गूगल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसका इस्तेमाल करके मैंने भी सही प्रोनाउंसिएशन सीखा। 10% एक्यूरेसी को 90% तक लेके गया आपके लिए। आप लोग इसको प्लीज पढ़ना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, इसको शेयर करना। और मैंने आपको बार बार टेस्ट सीरीज के बारे में बताया, तो थोड़ा सा डिटेल में एक बार और बता देता हूँ। उससे स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने आपको एक चीज दिखाया होगा कि कैसे टेस्ट सीरीज को यूज करते हैं। अभी एक छोटी सी बात कि आप में से कोई ऐसा इंसान जिसने कहीं क्लास वगैरह नहीं लगाया है, तो मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे आरंभ बैच को ज्वाइन करे। अगर आप 2022-23 में दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। कोई ना कोई रिलेवेंट बैच जरूर चालू होगा, या फिर हमारे चैनल के नए वीडियोस को जरूर देखना, उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर कोई नया बैच चालू होगा तो, अगले साल के बच्चों के लिए। और इस साल वाले बच्चे जरूर ज्वाइन करें क्योंकि इसके अंदर आपको 150 से ज्यादा, ठीक है, लर्निंग मटेरियल्स मिल रहा है। इसके अलावा लाइव लेक्चर्स हो रहा है, तो ये नंबर बढ़ते चला जाएगा। सब्जेक्ट कौन से है भाई? तो सब्जेक्ट इसके अंदर इंग्लिश है, ग्रामर और राइटिंग स्किल्स, साइंस 1 साइंस 2 पूरा मैं लाइव सिखाने वाला हूँ। इतना मजा आएगा ना, ये चैप्टर जो अगर आपको हार्ड लगता है तो इजी लगने लगेगा, गारंटी है। कोई भी चैप्टर आपको 20 में से हार्ड नहीं लगेगा। मैथ्स, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री सिखाने वाले हैं, सोशल स्टडी पूरा लाइव सिखाने वाले हैं, एक्सरसाइज आपको याद कराने वाले हैं, एक्सरसाइज का ओरल लेने वाले, रिटर्न पेपर देने वाले, उसको चेक करके देने वाले, आपको इंप्रूव करने का तरीका बताने वाले हैं। सब कुछ लाइव होगा, डेली लेक्चर होता है। क्लास का जो टाइमिंग, कुछ बच्चे पूछते हैं कि भैया टाइमिंग क्या है, तो एक क्लास तो मैं सुबह 5:30 बजे लेता हूँ, 5:30 से 6:30 बजे तक होता है, ठीक है। 1 घंटा जिसमें हम लोग लर्निंग पे फोकस करते हैं, 20-30 क्वेश्चन डेली लर्न करते हैं कि हम एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर ला सके। और दूसरा जो क्लास होता है आपका, वो होता है 9 बजे रात को लेकर के 10 बजे तक। इसके अंदर आपको बाकी सब्जेक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो हो रहा है। सैटरडे संडे को हम थोड़ा ज्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है, उसकी प्लानिंग प्रॉपर डिस्कस की जाती है, आपके साथ शेयर की जाती है। इसी आरंभ बैच के साथ आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिल रहा है। तो अगर आपने टेस्ट सीरीज अलग से नहीं खरीदा है तो आप यहाँ से ये ले लोगे, इसमें आपको मिल जाएगा, अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ जो टेस्ट सीरीज है ना, उसके अंदर हर एक साइंस के हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको साइंस की, ठीक है। उसके अंदर सोशल स्टडी एडेड है, धीरे धीरे और सब्जेक्ट भी माइट भी ऐड हो सकता है, तो वो जरूर लेना। भैया इसका प्राइस कितना दिखा तो रहा है पीछे स्क्रीन पे, 2052.55 नहीं, लेकिन अगर 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 मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप अभी ले लोगे, ठीक है, तो आपको शायद ये प्राइस 1500.39
15,1,539.41 दिखे। अगर आप फर्स्ट 100 स्टूडेंट में आ जाओगे, अभी तक 100 हुए नहीं है, और ये आपको विनर वाला कोड लगाना रहेगा। अगर कोई रिलेवेंट दूसरा बैच चालू रहेगा तो आप ज्वाइन कर लेना। ये 6 महीने का बैच है, इसके लिए इसका प्राइस ये है। अगले साल के लिए जो साल भर का बैच होगा शायद उसका प्राइस 5,000 रुपीज रहेगा। सारे सब्जेक्ट के लिए डेली लेक्चर्स होंगे लाइव। ओके, और अभी देखो अगर आप फर्स्ट 100 में नहीं आते हो तो शायद इसका प्राइस आपको 2500 या उससे कम देखने को मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। बट दिस बैच इज वर्थ इट अगर आपको फुल मार्क्स स्कोर करना है तो, ठीक है। इसके अलावा अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर करना। और अगर टेस्ट सीरीज के बारे में बताऊं तो इस टेस्ट सीरीज का जो प्राइस है दैट इज 299, वैसे तो 398 दिखाएगा, लेकिन अगर आप ये टॉपर वाला कोड लगा दोगे तो आपको ये 299 में मिल जाएगा, देख सकते हो आप। एंड इसके अंदर आपको सोशल स्टडी मिल रहा है, अभी साइंस मिल रहा है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट धीरे धीरे ऐड होंगे। अब साइंस जो है मेनली साइंस पे फोकस्ड है, ठीक है। तो साइंस के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों है। हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल देखो इसके अंदर 121 टेस्ट है, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ दिखाया था ना, सेम टेस्ट यहाँ पे भी एडेड है आरंभ बैच में भी, ठीक है। तो सेम टेस्ट था और आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव, जिसको मैं खुद चेक करके देने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव मिलने वाला। तो टेस्ट सीरीज या फिर आरंभ बैच जरूर ज्वाइन करना, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जरूर दिखाया होगा कि मैं किस तरीके से सारे टॉपिक से क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करते हैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा बता देना। और इसके अलावा हमारे इस चैनल पे हमने ऑलरेडी साइंस 2 के इसके पीछे के सारे चैप्टर हैं और इसके आगे के भी आ जाएंगे। 3 ही चैप्टर तो बचा ना, ये शायद 7वां या 8वां चैप्टर था, तो अब 3 चैप्टर ही बचा, बायोटेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल हेल्थ। तो डिजास्टर मैनेजमेंट और सोशल हेल्थ तो चिंदी चैप्टर है, एक बायोटेक्नोलॉजी एक बड़ा चैप्टर बचा, वो भी हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं तो लेंसेस हो चुका है, लेंसेस तक हो चुका है सब कुछ। तो उसमें हमारा कार्बन कंपाउंड, मेटलर्जी और स्पेस मिशन बाकी है। दैट्स इट। तो 6 चैप्टर बाकी है, बाकी साइंस आपके भाई ने पूरा पढ़ा दिया। चैनल को सब्सक्राइब मारो, वीडियो को शेयर करो और अपने फ्रेंड्स को बताओ और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग। सभी रिलेवेंट लिंक जो भी मैंने बातें की हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। हैप्पी लर्निंग।